जब जायन ने अपने दिव्य पवन नौ पर पैर पटका और एक भुजा से नकाबपोश स्त्री को कसकर थाम रखा था, तब डोंग जुवान एर ने गुलाबी प्रकाश में लिपटी हुई उसके रास्ते में बाधा खड़ी कर दी। जायन ने हल्के से सांस लेते हुए अनिच्छा से कहा, जूनियर मार्शल सिस्टर डोंग, क्या आपको सचमुच ऐसा करना ही है? उसकी आंखों में ठंडी चमक दौड़ गई जब उसने जायन की गोद में बेहोश नकाबपोश स्त्री की ओर निगाह डाली। डोंग जुवान एर ने निर्विकार भाव से कहा, जायन, यदि तुम्हें जाना है तो पहले मेरा सामना करो। मुझे हमेशा से उत्सुकता रही है कि मेरी मास्टर होंगफू ने मुझे तुमसे क्यों शादी करने के लिए विवश किया था। क्या तुम्हें लगता था कि मैं एक मास्क मून कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर को इतनी आसानी से भागने दूंगी? डोंग जुवान एर की सुंदर भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर क्रोधपूर्ण भाव उभर आया। जैसे ही उसने ये कहा, जायन ने पुराने प्रेम या अन्य बकवासों पर कोई बहस नहीं की। आखिरकार उसने फॉर्मेशन फ्लैग्स का उपयोग करके अन्य दो को एक साधारण भ्रम फॉर्मेशन में फंसा दिया था, जो उन्हें ज़्यादा देर तक रोके नहीं रख सकता। जायन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, चून की बात ऐसी है तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना, यंग लेडी डोंग। फिर जायन ने जोर से चिल्लाया और हाथ हिलाया, जिससे 2 काले प्रकाश रश्मियां और 5 सफ़ेद प्रकाश रश्मियां निकल पड़ीं। इसके अलावा उसके पास एक कछुए का खोल प्रकट हो गया जो उसके सामने बाधा बन गया। उसके बाद उसके दोनों ओर 4 कठपुतली जंतु प्रकट हुए, जिन्होंने अपने मुंह से कटोरे जितने मोटे प्रकाश स्रोत निकाले। उसने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। उसके मन में स्त्री होने के कारण किसी नरमी का भावना था। जैसे ही डोंग जुवान एर ने जायन के उग्र आक्रमण को देखा, उसके चेहरे पर बड़ा परिवर्तन आ गया। उसने दांत पीसे और अपनी निर्मल भुजा लहराई, जिससे एक गुलाबी मलमल का कपड़ा प्रकट हुआ। फिर उसके हाथों से लाल नारंगी प्रकाश निकला जो मलमल के साथ मिलकर एक विशाल चमकदार लाल प्रकाश क्षेत्र बना गया, जो उसे चारों ओर से घेर लिया। डोंग जुवान एर को पूर्ण विश्वास था कि भले ही जायन का हमला कितना भी भयंकर हो, फिर भी उसके फायर फीनिक्स क्लॉथ और शैतानी कला से बने इस शक्तिशाली अवरोध को भेद नहीं पाएगा। जैसे ही डोंग जुवान एर आत्मविश्वास में डूबी हुई थी, जायन की दिव्य पवन नौक सफ़ेद प्रकाश से चमकी और एक स्वर के साथ उसके पास से सरपट गुजर गई। इसी तरह वे भयंकर हमले में लगे जादुई उपकरण तुरंत मुड़े और जायन के पीछे तेजी से उड़ चले। बिना एक पल के युद्ध के जायन ने अपने हमले को भटकाव का साधन बनाकर तुरंत भागने का उपाय कर लिया। ये डोंग जुवान एर की सारी अपेक्षाओं से परे था। वह हक्की बक्की खड़ी रह गई, फिर उसका चेहरा गहरा लाल हो गया। जैसे ही उसने जायन का पीछा करने का मन बनाया, 4 कठपुतली जंतुओं ने उसके ऊपर प्रकाश प्रोथों की बौछार कर दी। डोंग जुवान एर को प्रकाश प्रोथों के मिटने का इंतजार करना पड़ा, फिर उसने अपना प्रकाश अवरोध वापस लिया। लेकिन तब तक जायन आकाश में एक काला बिंदु बन चुका था और नजरों से ओझल होने वाला था। स्वाभाविक रूप से डोंग जुवान एर जायन की इस चालाकी को सफल नहीं होने देना चाहती थी। अपनी अद्भुत गति कला का उपयोग करके उसने 4 कठपुतली जंतुओं की उपेक्षा की और जायन का जोरदार पीछा किया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह आकाश का काला बिंदु कई बार चमका और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। क्रोधपूर्ण भाव से डोंग जुवान एर ने आसपास तलाशी ली, लेकिन जायन का कोई सुराग न मिला। उसे मजबूरन पीछा छोड़ना पड़ा और उदास होकर लौट गई। इस समय जायन एक ढीली मिट्टी की टीले में छिपा आराम कर रहा था। एक पीला प्रकाश अवरोध उसे चारों ओर से ढके हुए था, लेकिन उसे बिल्कुल घुटन नहीं हो रही थी। ये वाकई अद्भुत था। जायन को कभी कल्पना भी न थी कि यह निम्न श्रेणी का अर्थ सिंह तालिस्मान कभी काम आएगा। लगता है कि अपने सभी तालिस्मानों को शरीर पर रखना सही निर्णय था। कुछ देर बाद उसे लगा कि डोंग जुवान एर चली गई। बिना छिपाव छोड़े उसने सावधानी से अपनी आध्यात्मिक जागृति फैलाई और पुष्टि की कि डोंग जुवान एर सचमुच चली गई है। तब जाकर वह मिट्टी के टीले से बाहर निकला और तेजी से उड़ चला। कई घंटों बाद जायन ने नकाबपोश स्त्री को एक बड़े वृक्ष के सूखे गुफा आधार में ले जाकर रख दिया। गुफा के पूर्व मालिक एक विशाल भालू बाहर टुकड़ों में कटा पड़ा था। जायन ने नकाबपोश स्त्री को धीरे से जमीन पर उतारा और गहरी चिंता से उसकी निर्मल कलाई पकड़कर धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसके रक्त नलिकाओं में प्रवाहित की ताकि उसके घावों का जायजा ले सके। हालांकि जायन को तुरंत ही इस जल्दबाजी पर पछतावा हो गया। जैसे ही उसने उसके शरीर में थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति डाली, एक विशाल आकर्षण शक्ति अचानक प्रकट हो गई और जायन की आध्यात्मिक शक्ति बांध टूटने की तरह उसके अंदर उन्मादी वेग से बहने लगी। जायन बेहद घबरा गया और छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके हाथ मजबूती से चिपक गए हैं और छूट ही नहीं रहे। अप्रत्याशित रूप से उसका दूसरा हाथ भी इस आकर्षण शक्ति में फंस गया, जिससे उसकी जादुई शक्ति दोगुनी गति से बहने लगी। जायन स्तब्ध रह गया जब उसे लगा कि उसकी कठिन साधना से अर्जित हर बूंद सच्ची सार शक्ति उस नकाबपोश स्त्री द्वारा जबरन सोख ली जा रही है। और समय के साथ यह आकर्षण शक्ति और मजबूत होती जा रही थी, जिससे जायन घबराहट में अपना सर खो बैठा। पैरों से धकेलने की भूल दोहराने की हिम्मत न पड़े, इसलिए जायन असहाय हो गया क्योंकि उसके हाथ कसकर चिपके रहे।
जायन लाचार होकर देखता रहा जब उसकी मध्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेशन प्रारंभिक फाउंडेशन में लुढ़क गई, फिर प्रारंभिक फाउंडेशन क्यू कंडेंसेशन में गिर गई, और जैसे ही उसके हृदय को रक्त की तरह बहता महसूस हुआ, जायन को और सहन न हुआ और उसकी दृष्टि अंधी हो गई। फिर वह बेहोश होकर नकाबपोश स्त्री के शरीर पर गिर पड़ा। सुगंधित और कोमल चेतना खोने से ठीक पहले जायन के मन में यह एकमात्र कामुक विचार कौन था। इस प्रकार पुरुष और स्त्री शांत गुफा में एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो गए। लेकिन चूंकि दोनों बेहोश थे, जायन की आध्यात्मिक शक्ति स्त्री के शरीर में धीरे धीरे और अनियंत्रित रूप से बहती रही। अज्ञात काल बाद जायन हतबल अवस्था में जागा, लेकिन जैसे ही वह सुस्ती में आंखें खोलता, उसे वृक्ष गुफा के बाहर एक आकर्षक लंबी छवि दिखी जो पीठ फेरकर बाहर के दृश्य का सर्वेक्षण कर रही थी। जायन कुछ पल हक्का बक्का देखता रहा, फिर उसे भयंकर सिरदर्द हुआ। बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज दबाते हुए उसे बेहोशी से पहले की घटना याद आई। भयभीत होकर जायन ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक जागृति से शरीर की जांच की। उसका हृदय गहराई में गिर गया। न केवल उसकी कल्टीवेशन क्यू कंडेंसेशन में लौट आई थी, बल्कि तीसरी परत तक गिर चुकी थी। वह बिजली गिरने जैसे स्तब्ध रह गया। जबकि जायन हताश हो रहा था, वह लंबी स्त्री ने सिर न मुड़े हुए कोमल स्वर में पूछा, तुम जाग गए? जायन अपने भ्रम से जागा और विकृत भाव से क्रोधित होकर पूछ ही बैठा, नंगोंडवान, यह क्या हुआ? मैंने तुम्हें अच्छे इरादे से बचाया, फिर तुमने मेरी जादुई शक्ति सोख ली। नंगोंडवान, तुम मेरी बड़ी चचेरी बहन को जानते हो। स्त्री ने आखिरकार पलटा। उसने अपना हुड उतार लिया था, जिससे जायन को उसका चेहरा स्पष्ट दिख गया। जायन स्तब्ध रह गया। हालांकि उसका अत्यंत सुंदर रूप नंगोंडवान से काफी मिलता था, लेकिन उसका कोमल अंडाकार चेहरा और सुंदर भौहें जायन के लिए पूरी तरह अपरिचित थे। तुम कौन हो? ये कैसे संभव है? मैंने स्पष्ट सुना था कि डेविल डाउ कल्टीवेटर्स ने तुम्हें सीनियर नंगोंड कहा था। और तुम्हारी आवाज। जायन पूर्ण भ्रम में बुदबुदाता रहा, लेकिन अचानक उसका मुखारविंद मृत्यु सा पीला पड़ गया और वह बोल ही न सका, क्योंकि उसे आखिरकार इस स्त्री की आवाज और नंगोंडवान की आवाज के बीच स्पष्ट लेकिन सूक्ष्म अंतर याद आ गया। इसकी आवाज अधिक कर्कश थी। उस समय उसने सोचा था कि नंगोंडवान बुरी तरह घायल होने से उसकी आवाज बदल गई है, लेकिन इसी लापरवाही ने इस दुर्घटना को जन्म दिया। न केवल उसने गलत व्यक्ति को बचा लिया, बल्कि बचाने वाले से ही उसकी कल्टीवेशन सोख ली गई। 10 वर्षों से अधिक की कठोर साधना एक ही दिन में नष्ट हो गई। जब जायन हताशा और निराशा महसूस कर रहा था, उसका रंग लालसा पीला होता रहा। ये स्त्री कल्टीवेटर, जो खुद को नंगोंडवान की छोटी चचेरी बहन बताती थी, ने जायन को एक गंभीर मुस्कान दी और ऐसी बात कही जिससे वह स्तब्ध रह गया। क्या तुम येलो मैपल वैली के जायन हो? सीनियर को मेरा नाम कैसे पता? जायन का मन झंझना उठा। चूंकि उसने देखा कि इस स्त्री के मन में उसे मारने का कोई इरादा नहीं है, और 3 एसेंस रिवॉल्यूशंस टेक्निक के विचार से आश्वस्त होकर वह शांत हो गया। बड़ी चचेरी बहन और मैं बहनों जैसी निकट हैं। हम एक दूसरे से कुछ भी न छिपाती। उन्होंने तुम्हारी उस पुरानी घटना के बारे में मुझे बताया था। स्त्री का भाव उदासीन था, न आनंद न क्रोध झलक रहा था। जायन गूंगा रह गया। क्या तुम्हें पता है, जब मुझे ये घटना पता चली, मेरा पहला विचार तो येलो मैपल वैली दौड़कर तुम्हें 8 टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिलाने का था। स्त्री की आंखों में अचानक ठंडी चमक दौड़ गई। उसके शब्द हत्या की धमकी से भरे थे, जिससे जायन का मुख पीला पड़ गया। स्त्री हमेशा की तरह कोमल दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके शब्द चाकू की धार जितने ठंडे थे, जिससे जायन का हृदय कांप उठा। जायन ने लंबी सांस ली और ऐसी बात कही जिससे स्त्री कुछ आश्चर्यचकित हो गई। क्या सीनियर ने आखिरकार अपना मन बदल लिया? लगता है तुम पूरी तरह बेकार नहीं हो। कम से कम तुम्हारे पास कुछ दिमाग तो है। स्त्री ने शांत स्वर में कहा। यदि सीनियर सचमुच मुझे मारना चाहती तो मुझे आंखें खोलने का मौका ही न मिलता। जायन हंसा। मेरा नाम नंगोंड बिंग है। मुझे सीनियर ये सीनियर वो मत कहो, इससे मैं बूढ़ी लगूंगी। स्त्री ने निर्विकार भाव से सिर मोड़कर अटल स्वर में कहा। जायन स्तब्ध रह गया और मन ही मन उसे गाली दी। चूंकि तुम कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर हो, तो क्या तुम सांसारिक वर्षों में प्राचीन स्त्री की आयु की नहीं हो? चूंकि उसकी सच्ची सार शक्ति उसके द्वारा सोख ली गई थी, जायन स्वाभाविक रूप से उसके प्रति पेट भर गुस्सा लाए हुए था। लेकिन चूंकि उसकी जान उसके हाथों में थी, वह मन ही मन उसे कोस सकता था। हालांकि कल मैं अपनी बड़ी चचेरी बहन के भ्रम में बचाई गई, लेकिन आखिरकार तुम ही मेरे उद्धारक हो। इसके अलावा बाद में अनजाने में तुम्हारी सच्ची सार शक्ति सोख ली, जिसने मेरे घावों को स्थिर कर दिया। स्त्री ने पीठ फेरकर जायन की ओर लेजली बोलते हुए कहा। छोड़ो, चूंकि तुम्हारी सम्मानिया नंगोंडवान की छोटी चचेरी बहन हो, तो मैं बदकिस्मत था। जायन ने भौहें चढ़ाईं और लाचार स्वर में कहा। फिर उसने अपनी भुजाएं फैलाईं और खड़ा हो गया। पापा। जायन ने देखा कि एक सफ़ेद छाया चमकी और सुगंधित हवा लेकर आई। स्त्री ने उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारे, जिससे वह घूमता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तुम। जायन ने आश्चर्य से अपनी जलती गालें थाम लीं और क्रोधपूर्ण आश्चर्य से नंगोंड बिंग की ओर देखा।
कल तुमने बिना अनुमति मेरे शरीर को हाथ लगाया। इसके अलावा तुमने मेरी बेहोशी के दौरान मेरे ऊपर लेटने की हिम्मत की। वे 2 थप्पड़ केवल तुम्हें सबक सिखाने के लिए थे, नंगोंग बिंग ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन जब उसने जायन के उसके ऊपर लेटने का जिक्र किया तो उसका चेहरा क्षण भर के लिए हल्का लाल हो गया। जायन के पास बोलने को कुछ न रहा। एक स्त्री कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के विरुद्ध अपनी असभ्यता का बचाव करना मुसीबत मोल लेना था। यदि वह बहस करता तो शायद 2 और थप्पड़ पड़ते, और अब जब उसकी गालें कच्ची लग रही थीं तो वह ऐसा कुछ करने की हिम्मत न कर सकता। इसके अलावा उसे धुंधला सा लगा कि वह ऐसा व्यवहार उसके कल के कार्यों के कारण नहीं कर रही। वह सबसे संभवतः काव्यानयन के साथ हुई उस घटना का बदला उतार रही थी। इस विचार से जायन ने हृदय के क्रोध को दृढ़ता से दबाया और चुपचाप अपनी सूजी गालों को सहलाया। नंगोन बिंग को कुछ आश्चर्य हुआ कि जायन ने चतुराई से मामला छोड़ दिया। उसे उम्मीद थी कि जायन कल के कार्यों पर बहस करेगा। उस स्थिति में वह बिना किसी स्पष्टीकरण के जायन को और अपमानित करने वाली थी। लेकिन अब जब जायन चतुराई से चुप था, उसके पास आगे कार्य करने का कोई बहाना न था। परिणामस्वरूप वह केवल हूंद सकी और स्पष्ट शब्दों में बोली, चूंकि वह मामला पिछले थप्पड़ों से निपट गया, अब तुम्हारी महान दयालुता का बदला चुकाना बाकी है। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला ये कि मैं तुम्हें इतने स्पिरिट स्टोन्स दूं कि तुम दंग रह जाओ। ये तुम्हारी दयालु सहायता और कल्टीवेशन हानि दोनों के लिए भुगतान होगा। दूसरा विकल्प ये कि तुम मेरे साथ मेरे खाली छोड़ दिए गए संप्रदाय सदस्यों के पास लौटो। जब हमारे 6 संप्रदाय पुनः स्थापित हो जाएंगे, मैं स्पिरिट पिल्स शुद्ध करूंगी और अपने संप्रदाय से एक युवा स्त्री शिष्या को तुम्हारे लिए जोड़ी कल्टीवेशन के लिए ढूंढूंगी, जिससे तुम्हारी मूल कल्टीवेशन सबसे तेज गति से बहाल हो जाए। चूंकि तुमने केवल सच्ची सार शक्ति खोई है, तुम्हारी पुनः कल्टीवेशन में कोई बाधा न आएगी। मेरे अनुमान से तुम कम 20 वर्षों में अपनी मूल कल्टीवेशन पुनः प्राप्त कर लोगे। स्वाभाविक रूप से उस दौरान मैं तुम्हें अपने संप्रदाय की कुछ गुप्त कलाओं से भुगतान करने को प्रसन्न रहूंगी। हमारा मास्क मून संप्रदाय तुम्हारी येलो मैपल वैली की विविध और अव्यवस्थित कलाओं से भिन्न है। हमारे संप्रदाय में कई ऐसी अद्भुत गुप्त कलाएं हैं जो कल्पना से परे हैं और बाहरी लोगों को प्रकट नहीं की जा सकती। कल अनजाने में तुम्हारी कल्टीवेशन सोखने वाली कला भी ऐसी ही एक कला है। नंगोन बिंग ने गर्व से यह कहकर शांतिपूर्वक जायन को देखा और उसके निर्णय का इंतजार किया। जायन आश्चर्य में खो गया। ये 2 विकल्प आश्चर्यजनक रूप से भिन्न थे। एक विकल्प केवल स्पिरिट स्टोन्स देकर उसे छोड़ देना था। दूसरे में न केवल कल्टीवेशन बहाल करने में सहायता, बल्कि जोड़ी कल्टीवेशन साझेदार ढूंढना और कुछ गुप्त कलाएं सिखाने की इच्छा। जैसे ही जायन ने सुना, उसे और यकीन हो गया कि यह स्त्री जानबूझकर चाहती है कि वह दूसरा विकल्प चुने। ये वाकई अजीब था। क्या उसने उसके लिए कोई जाल बिछा रखा है? उसने संकोच से नंगोन बिंग की ओर देखा और एक अस्पष्ट लेकिन जटिल भाव देखा, मानो वह आशान्वित और चिंतित दोनों हो। जायन का मन भ्रम में डूब गया। उसने अपनी नाक को मजबूती से रगड़ा, फिर भुजाएं मोड़ी। दाएं हाथ से ठुड्डी पकड़कर वह गहन चिंतन में डूब गया। जायन कम से कम एक अगरबत्ती जलने जितने समय तक चुप रहा। लेकिन नंगोन बिंग और इंतजार न कर सकी और जल्दी से पूछा, कैसा है? निर्णय हो गया। जायन ने सिर उठाया और देखा कि उसके चेहरे पर अधीरता थी। उसके बाद विचारपूर्ण निगाह डालकर उसने धीरे से कहा, मैंने निर्णय ले लिया। मैं पहला विकल्प चुनता हूँ। सीनियर केवल स्पिरिट स्टोन्स दें। सीनियर को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी कल्टीवेशन बहाली का सोच समझकर उपाय खुद करूंगा। जायन के चेहरे पर उदासीन भाव था। जब नंगोन बिंग ने जायन का निर्णय सुना, वह हक्की बक्की रह गई, फिर कुछ अजीब भाव प्रकट किया। उसने जायन के चेहरे को थोड़ी देर देखा, फिर अचानक हाथ उठाकर एक लाल स्टोरेज पाउच फेंक दिया। स्पिरिट स्टोन्स उसी में हैं, साथ ही कुछ सामान्य उपयोग की सामग्रियां भी हैं। नंगोन बिंग का स्वर उदास और ठंडा था। जायन ने उसके स्वर की उपेक्षा की और औपचारिकता के बिना पाउच पकड़ा, अपनी आध्यात्मिक जागृति से जांचा। हालांकि वह तैयार था, फिर भी थैली में दर्जनों मध्य श्रेणी स्पिरिट स्टोन्स और विभिन्न सामग्रियों के ढेर को देखकर दंग रह गया। जायन ने अचानक आनंद प्रकट किया और सिर उठाकर उत्सुकता से पूछा, क्या सीनियर के पास ओरिजिन जेड के और टुकड़े हैं जो दे सकें? स्त्री की आंखों में आश्चर्य चमका। बिना कुछ कहे अपने शरीर की तलाशी ली और जायन को कई सफ़ेद जेड के टुकड़े थमा दिए, जिससे वह प्रसन्न हो गया। उसे अब परिवहन फॉर्मेशन बहाली के लिए आवश्यक सामग्रियां मिल गईं। अब उसे बाहर खोजने की जरूरत न थी। नंगोन बिंग ने ठंडे भाव से जायन को देखा, फिर निर्विकार होकर कहा, और कुछ है? यदि नहीं, तो मैं विदा लेती हूँ। ओह, सीनियर को और परेशान करने को कुछ नहीं बचा। जायन ने अपना भाव सुधारकर सिर हिलाया। नंगोन बिंग ने फिर आकर्षक हूंद भरी, फिर पलटकर वृक्ष गुफा से बाहर चली गई। लेकिन बाहर जाते हुए उसने सिर मोड़कर शांतिपूर्वक कहा, जायन, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा विकल्प मूर्खता से लिया या खुद को चतुर समझकर। उसकी आस्तीन से एक जैद तलवार निकली। उसकी सफ़ेद छाया धुंधली होकर तलवार पर प्रकट हुई।
उसी समय जायन ने पीछे से सुस्त स्वर में कहा, सीनियर, कृपया काव्या नयन को मेरा अभिवादन पहुंचा दें। नंगोंग बिंग थोड़ी देर के लिए जड़वत हो गई, फिर बिना कुछ कहे सफ़ेद प्रकाश की रेखा बनकर वृक्ष गुफा को पीछे छोड़ चली गई। पता न चला कि उसने सहमति दी या पूरी तरह अनदेखा कर दिया। जायन कड़वी हंसी हंसा और अपनी नाक रगड़ी, फिर सरलता से जमीन पर बैठ गया। वह गुफा के द्वार की ओर हक्का बक्का देखता रहा और विचारों में खो गया। वह अभी भी न समझ पाया था कि उसकी कल्टीवेशन उस स्त्री द्वारा कैसे सोख ली गई। क्या मास्क मून संप्रदाय की कलाएं वाकई इतनी भयंकर हैं? क्या वे ब्लैक फीएंड स्कूल के रक्त बलिदान से भी अधिक विचित्र हैं? हालांकि जायन को विश्वास था कि दूसरों की कल्टीवेशन सोखने वाली यह कला निश्चित रूप से कई प्रतिबंधों और दोषों से भरी होगी। अन्यथा मास्क मून संप्रदाय के कल्टीवेटर्स ने कल्टीवेशन जगत पर आक्रमण कर दिया होता। जायन का अनुमान कुछ हद तक सही था। नंगोंग बिंग द्वारा उसकी सच्ची सार शक्ति सोखना पूर्ण संयोग था। पहले अपनी गुप्त कला का पूर्ण उपयोग करने के बाद उसकी अपनी सच्ची सार शक्ति बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। यदि कुछ न होता तो उसकी कल्टीवेशन में बड़ा ह्रास आता। हालांकि यह उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में वापस न धकेलता, लेकिन कई दशकों की कठोर साधना नष्ट हो जाती। इसके अलावा उसे विश्वास था कि गुप्त कला के प्रभाव समाप्त होते ही वह डेविल डाओ कल्टीवेटर्स के हाथों पर जाती। परिणामस्वरूप उसने दांत पीसे और अपनी कल्टीवेशन कला का दिव्य गुण, ट्रू आर्ट ऑफ रीइंकार्नेशन, सक्रिय किया। एक बार ये दिव्य गुण उपयोग में आया तो उसके शरीर की जांच करने वाला कोई भी व्यक्ति उसके शरीर में बने सच्ची सार शक्ति भंवर द्वारा अपनी सच्ची सार शक्ति को जबरन सोख लिया जाएगा। यदि वह जल्दी न जागती और कला न रोकती तो वह जायन की कल्टीवेशन की आखिरी बूंद तक सोख लेती। स्वाभाविक रूप से इस विचित्र दिव्य गुण के प्रतिबंध अत्यंत कठोर थे। सबसे पहले इसके लिए आवश्यक था कि उसकी सच्ची सार शक्ति में बड़ी कमी हो। दूसरा, यदि इस कला की अवधि में वह किसी की सच्ची सार शक्ति न सोखे तो उसकी सच्ची सार शक्ति फट जाएगी और वह मर जाएगी। कहा जा सकता है कि यह कला आंशिक रूप से आत्मघाती थी। लेकिन इस कला को सबसे अधिक अवांछनीय बनाने वाली बात यह थी कि भले ही उपयोगकर्ता किसी और की सच्ची सार शक्ति सोख ले तो भी वह केवल अपनी खोई कल्टीवेशन का एक अंश ही पुनः प्राप्त कर पाएगा। ये कला जादुई शक्ति या कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती। उसके बाद ज़्यादा देर न गुजरने पाई थी कि जायन वृक्ष के खोखले से बाहर निकला और उड़ चला। इस बार जायन अत्यधिक सतर्क हो गया था। अपनी पूरी यात्रा के दौरान उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना को पूर्ण रूप से फैलाए रखा और घास के हिलने की आवाज़ सुनते ही तुरंत छिप जाता। आखिरकार अपनी वर्तमान कमजोर खेती के साथ किसी भयानक भिक्षु से लापरवाहीपूर्वक भिड़ना बेहद खतरनाक होता। इसलिए इस अतिप्रवादी सावधानी के साथ जायन को वापसी में लगभग 2 गुना समय लग गया और अंततः वह अपने भूमिगत गुफा में पहुंच ही गया। केवल पंचतत्व उल्टा सरनी के अंदर प्रवेश करने पर ही उसने गहरी सांस ली। क्रुकड सोल अभी भी सरनी के किनारे आज्ञाकारी रूप से बैठा था। जब जायन ने देखा कि क्रुकड सोल ठीक वैसी ही मुद्रा में बना रहा जैसा वह छोड़ गया था तो वह मुस्कुरा न सका। जायन जानता था कि अपनी खेती को बहाल करने में केवल 3-4 वर्ष पर्याप्त नहीं थे। इसलिए उसने ध्यान या औषधि ग्रहण कर खेती न बढ़ाई। इसके बजाय आने वाले दिनों में वह पूर्ण मनोयोग से प्राचीन परिवहन सरणी को बहाल करने में जुट गया। अपनी वर्तमान परिस्थितियों में दूर देश की यात्रा बेहद जोखिम भरी होती। वह केवल आशा कर सकता था कि सरणी को बहाल करने पर वह इसका उपयोग कर सकेगा। हालांकि जायन की खेती बुरी तरह क्षीण हो चुकी थी, लेकिन इससे बहाली का कार्य बाधित न हुआ। एक सतत सप्ताह की मेहनत के बाद उसने सरणी की बहाली पूरी कर ली। सामान्यतः शांतचित्त जायन का हृदय पूर्ण सरणी को देखकर धड़क उठा। वह सफलता असफलता का सबसे निर्णायक क्षण था। उसे यह परखना था कि क्या सरणी का दूसरा सिरा सुरक्षित रूप से जुड़ा है। यदि दूसरे छोर पर प्राचीन परिवहन सरणी क्षतिग्रस्त हो या अब अस्तित्व में न हो तो ये बेकार सिद्ध होता। तब उसे सरणी के उपयोग की सारी कल्पनाएं दफन करनी पड़ती और कोई अन्य मार्ग खोजना पड़ता। ऐसे विचारों के साथ जायन ने शांत मन से परिवहन सरणी के किनारे पर एक एक निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर रखे। अंतिम आत्मिक पत्थर रखते ही वह तुरंत पीछे हट गया और सांस रोककर देखने लगा। असंख्य वर्ष पुरानी यह प्राचीन सरणी अचानक गुनगुनाई और पीली आभा से चमक उठी, लेकिन जल्दी ही वह अंधेरे में विलीन हो गई। जायन का हृदय धंस गया। क्या दूसरे छोर की प्राचीन परिवहन सरणी निष्क्रिय हो चुकी थी? इससे उसका सारा प्रयास व्यर्थ चला जाता। जायन निराशा से भर गया, लेकिन फिर भी अस्वीकार न कर सका। वह पीठ के पीछे हाथ बांधे सरणी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और कभी कभी बुदबुदाता रहा। अचानक वह रुक गया और भौहें सिकोड़ ली मानो कुछ सोच में आ गया हो। फिर झुककर सरणी के केंद्र में रखे निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर को उठाया। गौर से देखने पर वह ठंडी सांस खींच बैठा। पत्थर शुष्क हो चुका था, उसमें अब एक भी बूंद आध्यात्मिक शक्ति शेष न थी। जायन के चेहरे पर विचारपूर्ण भाव आया, फिर अचानक चेहरा चमक उठा। बिना संकोच के उसने चमकीले मध्य श्रेणी के कई आत्मिक पत्थर निकाले और पहले रखे निम्न श्रेणी वालों को बदल दिया।
यदि उसकी अनुमान सही था तो सरनी निम्न श्रेणी के पत्थरों की अपर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति से सक्रिय न हुई थी। अंतिम पत्थर रखते ही परिवहन सरनी ने गूंजदार ध्वनि की और विशाल आध्यात्मिक तरंगे फैला दी। केंद्र से अंधी पीली प्रकाश की किरण निकलकर गुफा से बाहर निकल गई। पंचतत्व उल्टाव सरनी इसे रोक न सकी। जायन ये देख स्तब्ध रह गया, लेकिन तुरंत कुछ याद आया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। लगभग उसी क्षण गुफा के बाहर से भयानक गर्जना सुनाई दी। विशाल सरनी की रक्षा होने पर भी जायन को धरती के हिलने का कंपन महसूस हुआ। जायन का भाव तनावपूर्ण हो गया और उसने क्रुकड सोल को इशारा किया तथा परिवहन सरनी की ओर बढ़ा। लेकिन वह ठिठक गया। उसे वास्तव में पता न था कि सरनी उसे कहाँ ले जाएगी। मूलतः उसका इरादा दूसरे छोर की जांच कर खतरे की अनुपस्थिति सुनिश्चित करने का था, फिर रहने या न रहने का निर्णय लेना था। लेकिन अब प्राचीन परिवहन सरनी उजागर हो चुकी थी, ये लौटने रहित यात्रा बन गई। जायन संकोच कर ही रहा था कि ऊपर से भयावह धमाका सुनाई दिया और वह भयभीत होकर ऊपर देखा। गुफा की छत किसी अज्ञात जादुई यंत्र से उखाड़ दी गई थी और चकाचौंध करने वाली धूप अंदर घुसाई गुफा के दृश्य को स्पष्ट कर दिया। खुले आकाश में बड़ी संख्या में राक्षस पद भिक्षु मंडरा रहे थे। जायन और पीली आभा से चमकती प्राचीन परिवहन सरनी को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। तुम फिर! राक्षस पद भिक्षुओं की भीड़ से क्रोधपूर्ण चीख निकली। 3 व्यक्ति आगे उड़े। बीच में चांदी का नकाब पहने भूत आत्मा संप्रदाय के युवराज वांगचान था। उसके दोनों ओर 2 विचित्र व्यक्ति थे, एक सूखा सूखा सफेद बालों वाला वृद्ध और एक लाल होठों श्वेत दांतों वाला बालक, वह ली भाई जो पहले यानलिंग किले में दिखे थे। प्राचीन परिवहन सरनी, पीली आभा का स्रोत देखकर ली भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और आनंद से चिल्लाए। वांगचान कुछ पल स्तब्ध रह गया, फिर उत्साह से पूछा, सही देखा, क्या ये वास्तव में प्राचीन परिवहन सरनी है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह जानता था कि एक पूर्ण प्राचीन परिवहन सरनी उसके संप्रदाय के लिए क्या महत्व रखती है। सूखे ली भाई ने हंसा। कुछ कहने ही वाले थे कि उनका भाव भयावह हो गया। बुरा, ये लौंडा इसे उपयोग करने वाला है, जल्दी रोकें। कहते हुए उन्होंने काली प्रकाश की धारा जायन की ओर दागी। वे जानते थे कि सरनी सक्रिय होने पर उपयोग से पहले क्षणिक विलंब होता है, जो किसी कनिष्ठ को मारने के लिए पर्याप्त था। लेकिन उनकी जादुई धनुष्य गुफा में पहुंचते ही चमकीली प्रकाश की इंद्रधनुषी बाधा ने उसे रोक लिया। वृद्ध आश्चर्यचकित हुआ लेकिन तुरंत संभला। दुष्ट भाव से चिल्लाया, सब हमला करो! इस लौंडे ने सरनी बिछा रखी है, इसे जितनी जल्दी हो सके तोड़ो, वरना देर हो जाएगी। संप्रदाय के वृद्ध की आज्ञा सुनकर राक्षस पद भिक्षु जैसे स्वप्न से जागे। उन्होंने अपने जादुई यंत्र छोड़े। वांगचान और बालक ली भाई ने भी सरनी पर प्रहार किया। जायन की पंचतत्व उल्टाव सरनी सरलीकृत संस्करण मात्र थी। 2 आत्मिक संचय भिक्षुओं और झुंड भर आधार संचय भिक्षुओं के हमलों से इंद्रधनुषी प्रकाश बाधा विकृत हो गई और ढहने लगी। उसी क्षण जायन क्रुकड सोल को लेकर सरनी के केंद्र में पहुंच गया। हाथ में आज्ञा सिक्का थामे आंखें बंद कर बुदा रहा था, राक्षस पद भिक्षुओं के हमलों को नजरअंदाज करते हुए। महाविस्थापन सिक्का! इस लौंडे के पास ऐसा जादुई यंत्र! वृद्ध ने सिक्का साफ देखकर घबराकर गरजा। अचानक हाथ जोड़े और विशाल काले प्रकाश धागे उमड़ पड़े, नीचे प्रकाश बाधा पर गिरे। सरनी ने कई चीखें छोड़ीं और अंततः अपनी सीमा पर पहुंच गई। इंद्रधनुषी बाधा फट गई। अब बिना रक्षा के उग्र हमलों की लहर जायन को निगलने वाली थी। लेकिन ठीक उसी पल जायन ने आंखें खोली और हिमशीतल स्वर में एक शब्द उच्चारित किया, स्थानांतरण। पीला प्रकाश उफान पर आ गया। पीली आभा में जायन और क्रुकड सोल अदृश्य हो गए। हमलों की लहर लक्ष्य रहित रह गई। आकाश के राक्षस पद भिक्षु अवाक रह गए। वांगचान और ली भाइयों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके पास महाविस्थापन सिक्का न होने से पीछा न कर सके। क्षण भर बाद सरनी का पीला प्रकाश मंद पड़ गया। इसे देख वांगचान और उसके रक्षक क्रोध से व्याकुल हो गए। वे जानते थे कि सरनी उपयोग करने वाला जायन ने दूसरे छोर को नष्ट कर दिया था। महाविस्थापन सिक्का मिलने पर भी सरनी उपयोग न हो सकती। वांगचान हृदय में कड़वाहट लिए हार न मान सका। संप्रदाय युवराज के पद से कई भिक्षुओं को सरनी की दिन रात रक्षा का आदेश दिया, केवल इसलिए कि यदि जायन सरनी सुधार कर लौटे तो उसे पकड़ लिया जाए। उस समय वह जायन को जीवित पकड़कर उसकी बार बार बाधा डालने की महान कृपा का बदला चुका था। लेकिन जल्द ही राक्षस पद का विस्तार का अगला चरण शुरू हुआ और भूत आत्मा संप्रदाय का युवराज अन्य क्षेत्रों में अभियानों की कमान संभालने लगा। फलस्वरूप यह मामला उसके मन के कोने में धकेल दिया गया। स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र की भिक्षु जगत में लंबे समय तक हाहाकार मचा रहा। अगले 2 वर्षों में शेष देशों ने राक्षस पद और धार्मिक पद गठबंधन का मुकाबला करने के लिए स्वर्गीय पद गठबंधन नामक एक नया गठबंधन बनाया। इससे स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र में एक और महाशक्ति उभरी। 3 महाशक्तियों की समान शक्ति थी और थोड़े समय में वे एक दूसरे के विरुद्ध युद्धरत हो गईं, जो गतिरोध पर पहुंच गई। 6 संप्रदाय अंततः 9 राष्ट्र संघ में पहुंचे।
उन्होंने स्थानीय संप्रदायों से आत्मिक शिराएं और आत्मिक पत्थर खदाने जैसे संसाधनों के लिए संघर्ष किया और नया आधार स्थापित किया। स्वाभाविक रूप से, यदि मौलान जनजाति के जादुई सैनिक 9 देशों पर आक्रमण करते तो 6 संप्रदाय सैनिक भेजते। युए राज्य के दिनों जैसी सुविधा अब न थी। फलस्वरूप जादुई सैनिकों के विरुद्ध युद्धों में अनेक आधार संचय भिक्षु और आत्मिक संचय विशेषज्ञ मारे गए। जायन के पूर्व गुरु ली हुआयुवान भी 10 वर्ष बाद हुए एक तीव्र युद्ध में मारे गए। लेकिन विपरीत रूप से 6 संप्रदायों के भिक्षुओं की नई पीढ़ी शीघ्र परिपक्व हुई। उनके आधार संचय भिक्षुओं में से कई आत्मिक संचय भिक्षु उभरे। जायन ने दूर से उन 10 मीटर लंबी विशाल मछलियों को निहारा और जहाज के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाने के बाद अंततः उसकी ओर बढ़ने का निर्णय लिया। स्पष्ट था कि जहाज पर सवार लोगों ने जायन को आते देख लिया था। कुछ ऊंची चीखों के साथ 300 से अधिक लोगों का विशाल झुंड इकट्ठा हो गया, जो जहाज के आगे के भाग को पूर्ण भर गया। इन लोगों ने जब आकाश में मंडराते जायन को देखा तो वे श्रद्धा से भरे हो गए और झुककर अभिवादन करने लगे। जायन इस दृश्य से आश्चर्यचकित हो रहा था कि भीड़ से एक वैभवपूर्ण वस्त्रधारी मध्यम आयु का व्यक्ति आगे आया और घबराते हुए कुछ कहा। वह लाचार खड़ा रहा, मानो जायन के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। जायन ने नाक सहलाए और कड़वी हंसी हंसी। वह उनकी भाषा का एक भी शब्द न समझ सका। उनके साथ संवाद कैसे करे, ये सोचकर उसका सिर दर्द करने लगा। जायन के मौन रहने पर मध्यम आयु वाला व्यक्ति व्याकुल हो गया और उतावले स्वर में कुछ कहा। हालांकि जायन को शब्द न समझ आए, लेकिन भाव ग्रहण कर लिया। जायन ने भौहें चढ़ाईं। कुछ सोचने के बाद उसने स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र की सामान्य भाषा में कहा, यदि यहाँ कोई मेरी बात समझ सके तो कृपया बताए। फिर भीड़ पर दृष्टि फेरी। मध्यम आयु वाला व्यक्ति हतबुद्धि दिखा। स्पष्ट था कि उसे जायन के शब्द न समझ आए। अन्य भी भ्रमित थे। जायन ने लाचार होकर सिर हिलाया और कई प्राचीन भाषाओं के शब्दों का उपयोग किया, प्रत्येक को एक बार। इन्हें उसने जीभ मरोड़ने वाले मंत्रों की खेती के लिए सीखा था, लेकिन पूर्ण निपुण न था। अंततः भीड़ में एक सफ़ेद बालों वाला वृद्ध एक भाषा पर प्रतिक्रिया देता दिखा। जायन आनंदित हुआ और वृद्ध की ओर संकेत किया। वृद्ध, क्या तुम मेरी बात समझते हो? जायन ने धीरे प्राचीन भाषा में कहा। भाषा कम उपयोग होने से अपरिचित था। वृद्ध ने सुना तो संकोच किया, फिर मध्यम आयु वाले के पास आया। प्राचीन भाषा में सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ये वृद्ध वन चंद्रकांत युवावस्था में इस अमर कुल की भाषा सीख चुका था। क्या अमर स्वामी का कोई आदेश है? जायन मुस्कुराया। उसकी काया अचानक चमकी और वह वृद्ध के पास प्रकट हो गया, जिससे वृद्ध और मध्यम आयु वाला भयभीत हो गया। जायन ने मृदु स्वर में कहा, जैसा तुम जानते हो, मैं स्थानीय भाषा न बोल सकता। मैं यहाँ से गुजरते हुए कुछ बातें पूछने आया था। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले उसने आध्यात्मिक चेतना से पूरे विशाल जहाज को टटोला था और पाया कि जहाज पर केवल मनुष्य थे। भिक्षु न होने से चिंता रहित उतरा था। जायन ने वृद्ध और मध्यम आयु वाले की बुदबुदाहट न सुनी। इसके बजाय आकाश की दिव्य पवन नौक को इशारा किया, जो धीरे जहाज के आगे के भाग पर उतरी। क्रुकड सोल उतरने के बाद छोटी नौक श्वेत प्रकाश बनकर जायन के हाथ में आ गई। ये होते ही जायन ने तिरछी नजर डाली। जहाज के मनुष्यों ने ये देखा, लेकिन आश्चर्य न किया, अपनी श्रद्धा बनाए रखी। वे स्पष्ट रूप से भिक्षुओं और उनके चमत्कारों के आदी थे, अन्यथा इतने शांत न रहते। साथ ही ये लोग सामान्य पृष्ठभूमि के लगते थे, इसलिए इस भूमि के भिक्षुओं का मनुष्यों के समक्ष प्रकट होना निषिद्ध न लगता। जायन ने चिंतनपूर्ण भाव से सोचा। उसी समय वन चंद्रकांत ने जायन के शब्दों का अनुवाद मध्यम आयु वाले को किया। मध्यम आयु वाला पहले आश्चर्यचकित हुआ, फिर प्रसन्न, फिर उत्साहित भाव से जायन की ओर लंबा वाक्य बोला। जायन हतबुद्धि हुआ और वृद्ध की ओर देखा। वन चंद्रकांत ने तुरंत व्याख्या की, महामर, ये व्यक्ति इस जहाज के स्वामी गुणेश हैं। वे आपको स्टालवार स्टार द्वीप पर अपने निवास में अतिथि बनने का निमंत्रण देना चाहते हैं। वे आपकी खेती के संसाधन उपलब्ध कराने को तैयार हैं। स्टालवार स्टार द्वीप। जायन ने ठुड्डी सहलाए और स्पष्ट उत्तर दिया। जायन के उदासीन भाव देख मध्यम आयु वाला और उतावला हुआ क्षमापूर्ण मुस्कान के साथ लंबा वाक्य बोला। इस बार अनुवाद के बिना जायन समझ गया कि स्टालवार स्टार द्वीप पर रहने का निमंत्रण क्यों। वृद्ध के अनुवाद से पहले जायन ने स्पष्ट हाथ हिलाया और कहा, पहले इस जहाज के स्वामी को बताओ कि मैं इस कुलीन भूमि में नया हूं और स्थानीय रीतियों से अपरिचित, इसलिए कुछ स्वीकार न कर सकता। स्टालवार स्टार द्वीप पर रहने का निर्णय व्याख्या सुनने के बाद लूंगा। साथ ही मैं अभी आपकी भाषा न समझता। आशा है वे मुझे कुछ दिनों तक जहाज पर चलने देंगे ताकि मैं आपसे स्थानीय भाषा और कुछ रीतियां सीख सकूं। जायन को नाराज न करने के भय से उसने तुरंत अनुवाद किया। मध्यम आयु वाले गुणेश ने निराशा दिखाई, लेकिन सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और पीछे ऊंची चीख मारी। अचानक सभी आगे के भाग से मधुमक्खियों की भांति हट गए। उत्तर देने के बाद वह भी चले गए। अब जहाज के आगे के भाग पर केवल जायन और वन चंद्रकांत रह गए।
वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अमर स्वामी, गुणेश स्वामी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की है। साथ ही जहाज पर एक कक्ष दिया है। कृपया मेरे पीछे चलें। जायन ने उदासीनता से सिर हिलाया। इस प्रकार जायन और क्रुकड सोल वंग चंद्रकांत के पीछे जहाज में घुसे। निश्चय ही विशाल है। जहाज के अंदर प्रवेश करते ही जायन का पहला विचार आया। जहाज का अंदरूनी भाग हर दिशा में पथों और गलियारों से भरा था, अनगिनत कक्ष थे। जब भी कोई मनुष्य जायन को देखता, श्रद्धा से रास्ता देता। कई मोड़ों के बाद जायन और क्रुकड सोल एक अपेक्षाकृत बड़े लकड़ी के द्वार पर पहुंचे। वंग चंद्रकांत ने बिना संकोच द्वार खोला और एक ओर हटकर जायन को पहले प्रवेश का निमंत्रण दिया। जायन ने शिष्टाचार न किया और क्रुकड सोल के साथ कक्ष में घुसा, चारों ओर देखा। कक्ष काफी अच्छा था, न केवल विशाल था बल्कि घुटन महसूस न होती। लेकिन सबसे जिज्ञासु था कक्ष के कोने में फूलदान में एक छोटा विचित्र वृक्ष। वृक्ष पुनर्तः सीधा, बिना शाखाओं का था। हथेली आकार के त्रिकोणीय पत्ते पूरे पर लगे थे। पूरा वृक्ष चांदी की भांति चमक रहा था, मानो शुद्ध चांदी से बना हो। वृक्ष देखकर जायन की जिज्ञासा जागी। वृद्ध ने आश्चर्य देख सम्मानपूर्वक व्याख्या की, लगता है अमर स्वामी ने चांदी कोण वृक्ष पहले न देखा। ये वास्तव में दुर्लभ है। न केवल सुंदर दृश्य है बल्कि अंदर रखने पर हवा ताजगी और शुद्ध करता है। समुद्री यात्रियों के लिए दुर्लभ रत्न है। हमारे जहाज स्वामी गुणेश इतने धनाढ्य हैं तभी चार प्राप्त कर सके। जायन हल्का मुस्कुराया लेकिन मौन रहा। वह कैसे न समझता कि वंग चंद्रकांत जहाज स्वामी के पक्ष में खुशामद कर रहा था। जायन ने क्रुकड सोल को द्वार पर पहरा दिया और कक्ष की कुर्सी पर बैठा। वंग चंद्रकांत संयमित होकर उसके पास खड़ा रहा, स्वेच्छा से न बैठा। जायन ने उसके संकोच पर मुस्कुराकर मित्रवत कहा, वंग जी, इतना औपचारिक न हो। कृपया बैठें, आपके साथ कुछ बातें करनी हैं। वंग चंद्रकांत ने भयभीत श्रद्धा से बार बार अस्वीकार किया। जायन ने भौहें चढ़ाईं और दबाव न दिया। थोड़ा सोचकर सीधे पूछा, मैं अन्य भूमि से आया भिक्षु हूँ। क्या वंग जी आसपास के क्षेत्रों और रीतियों का परिचय दे सकेंगे? स्वाभाविक रूप से भिक्षुओं से संबंधित जितना अधिक बताएंगे उतना बेहतर। मैं निश्चय ही इसका आभार प्रकट करूंगा। बोलते हुए उसका भाव शांततम था। वंग चंद्रकांत ने सोचा, फिर धीरे कहा, चूंकि अमर स्वामी विदेशी भूमि से आए हैं तो पहले बताता हूं कि यह स्थान तारे तारे समुद्र है। हम इस क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम खंड में हैं। आसपास 3 महाद्वीप हैं, तेल स्टार द्वीप, स्टालवार्ड स्टार द्वीप और संग स्टार द्वीप। स्वाभाविक रूप से छोटे द्वीप भी अनेक हैं जहां भिक्षु और मनुष्य दोनों निवास करते हैं। हमारी रीतियां अन्य जल क्षेत्रों जैसी हैं। प्रत्येक द्वीप पर द्वीप स्वामी होता है, सर्वाधिक जादुई शक्ति वाला भिक्षु जो द्वीप की रक्षा करता है। यदि अन्य भिक्षु द्वीप पर बसना चाहें और पद ग्रहण करने को तैयार हों तो द्वीप स्वामी से प्रतिवर्ष निश्चित आत्मिक पत्थर मिलते हैं, लेकिन द्वीप स्वामी के आदेशों का पालन अनिवार्य है। स्वाभाविक रूप से यदि द्वीप पर रहना हो लेकिन पद न लेना हो तो रहने के लिए प्रतिवर्ष द्वीप स्वामी को निश्चित आत्मिक पत्थर देना पड़ता है। इतना कहकर वंग चंद्रकांत रुका, भिक्षुओं के प्रति प्रशंसा और लालसा का भाव प्रकट किया। वंग चंद्रकांत ने जारी रखा, इन द्वीपों पर निवास करने वाले मनुष्यों को श्रम करना पड़ता है या आत्मिक पत्थर देने पड़ते हैं, अन्यथा उन्हें द्वीप पर रहने की अनुमति नहीं मिलती। इन द्वीपों पर लगी अमर तकनीकों के कारण स्वर्गीय पवनों या राक्षसी प्राणियों के आक्रमण का भय न रहता, इसलिए हम मनुष्य निश्चिंत रह सकते हैं। इसके अलावा अमर स्वामियों की शक्तियां अद्भुत हैं। जब भी हम मनुष्य दूर यात्रा करते हैं तो 1-2 अमर स्वामियों को नियुक्त करने में कोई कसर न छोड़ते। इससे यदि समुद्र में राक्षसी प्राणी मिलें तो जीवित रहने की संभावना रहती। स्वाभाविक रूप से नियुक्त होने वाले अमर स्वामी पूर्वोक्त पदाधिकारियों की तुलना में अपेक्षाकृत स्वतंत्र रहते हैं। स्वर्गीय पवन, उन शब्दों को सुनकर जायन भ्रमित हुआ। उसे राक्षसी प्राणियों का ज्ञान था लेकिन इस स्वर्गीय पवन के बारे में पहले न सुना था। क्या अमर स्वामी के पूर्व निवास स्थान पर स्वर्गीय पवनों के आक्रमण न होते थे? वृद्ध आश्चर्यचकित दिखा। मेरी पूर्व खेती स्थली पर स्वर्गीय पवन न दिखीं। वे क्या हैं? राक्षसी प्राणियों के समकक्ष? जायन ने उदासीनता से पूछा। वंग चंद्रकांत को संदेह हुआ लेकिन फिर भी ईमानदार व्याख्या दी। स्वर्गीय पवन, राक्षसी प्राणी और भूत कोहरा तारे तारे समुद्र के 3 महाविपत्तियां हैं। राक्षसी प्राणियों की बात छोड़िए, अमर स्वामी को मुझसे अधिक ज्ञान है, लेकिन ज्ञातव्य है कि अधिकांश समुद्री राक्षसी प्राणी अत्यधिक विशाल होते हैं और जलगुण की राक्षसी तकनीकों में निपुण। हम मनुष्यों के लिए उनका सामना असंभव, केवल अमर ही उन्हें परास्त कर सकते हैं। स्वर्गीय पवनें तो प्रतिवर्ष 2 बार आने वाली बवंडर हैं जो पूरे तारे तारे समुद्र को घेर लेती हैं। उसके मार्ग से गुजरने वाले क्षेत्रों में राक्षसी समुद्री लहरें उठती हैं जो जीवन और आश्रय नष्ट कर देती हैं। यदि हम अमर तकनीकों से सुरक्षित द्वीप पर न होते तो मनुष्यों का विनाश निश्चित होता। कहा जाता है कि यदि कोई अमर स्वामी स्वर्गीय पवन में फंस जाए तो भागना अत्यंत कठिन होता और मृत्यु निश्चित। वंग चंद्रकांत भयभीत भाव से बोला, और भूत कोहरा, वह कैसी विपत्ति है?
जायन ने निर्विकार होकर प्रश्न जारी रखा। वह इन 3 व्यक्तियों को स्पष्ट समझना चाहता था ताकि यदि कभी सामना हो तो तैयार रहे। वृद्ध थोड़ा रुका फिर बोला। वह वास्तव में स्तब्ध था कि सामने भिक्षु को समुद्र की परिस्थितियों या 3 महाविपत्तियों में सबसे रहस्यमयी भूत कोहरे का कुछ न पता। ये भिक्षु कहाँ से आया? क्या शुष्क भूमि से? लेकिन तारे तारे समुद्र में पास के जलक्षेत्रों के सिवा कोई विशाल भूमि न थी। अपने भ्रम को दबाते हुए वन चंद्रकांत ने व्याख्या जारी रखी, नजरअंदाज न करते हुए, भूत कोहरा तारे तारे समुद्र की सबसे भयावह और रहस्यमयी विपत्ति है। ये काला कोहरा समुद्र पर अनियमित विचरण करता रहता है। उसमें फंसने वाला कोई जीव बच न पाता। मनुष्यों के लिए तो दर्शन मात्र मृत्यु का संदेश है। भिक्षुओं के लिए भी अपवाद न, दर्शन होते ही भागना असंभव। यद्यपि यह भयंकर है, लेकिन निश्चित स्थानों पर प्रकट होता है। बड़े द्वीपों के पास न आता। सावधानी से जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए ये सबसे भयावह होने पर सबसे कम लोगों को मारता है। वृद्ध ने कुछ प्रसन्नता दिखाई। ये सुनकर जायन विचारमग्न हो गया, यह क्या शापित स्थान है। कथनानुसार आध्यात्मिक शक्ति वाले छोटे द्वीप पर एकांत खेती का योजनाबद्ध विचार व्यर्थ है, अन्यथा स्वर्गीय पवन या भूत कोहरे से टकरा कर दयनीय अंत हो सकता। जायन के असंतुष्ट भाव देख वृद्ध चिंतित हो गया। क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जिससे महामर नाराज हुए? वृद्ध की चिंता में जायन बुदबुदाया, फिर पूछा, पहले वाला गुणेश स्वामी स्टालवार्ड स्टार द्वीप पर अपने निवास क्यों बुलाना चाहते हैं? साथ ही यह जहाज कहाँ जा रहा है? जायन ने आनंद क्रोध रहित चेहरे से वृद्ध को देखा। वृद्ध का हृदय धक से रह गया और संकोच करने लगा। जायन ने तुरंत भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने भाव नर्म किया, वंग जी निश्चिंत रहें, मैं वर्तमान परिस्थितियों को स्पष्ट समझने को पूछ रहा हूँ। आखिरकार बिना ज्ञान के गुणेश स्वामी के अनुरोध को स्वीकार न कर सकता। यदि कुछ मामूली कार्य हैं तो स्टालवार्ड स्टार द्वीप की यात्रा करने में आपत्ति न होगी। वन चंद्रकांत जान गया कि मौन न रह सकता, अन्यथा इस अमर को अपमानित कर कटु परिणाम भुगतेगा। खांसते हुए मुस्कुराया और कांपते स्वर में बोला, ये वृद्ध अमर स्वामी से क्षमा मांगता है। वास्तव में ये बात छिपाने योग्य न थी, केवल अमर स्वामी ने न पूछा था। जायन ने मन ही मन इन टालू शब्दों पर व्यंग्यपूर्ण नेत्र गोल किए। फिर भी वृद्ध ने तुरंत स्थिति स्पष्ट की। मूलतः ये जहाज व्यापार यात्रा समाप्त कर स्टालवार्ड स्टार द्वीप लौट रहा था। गुणेश स्वामी स्टालवार्ड स्टार द्वीप के मूल निवासी न थे, बल्कि उसके अधीन द्वीप के थे, लेकिन व्यापार से समृद्ध होने पर हाल ही मुख्य द्वीप पर स्थानांतरित हुए थे। वास्तविक लाभकारी व्यापार बड़े दूर द्वीपों तक था, जो केवल मुख्य द्वीप के मनुष्य कर सकते थे। मुख्य द्वीप और अधीन द्वीपों के मनुष्यों की प्रतिष्ठा भिन्न थी। गुणेश का मूल व्यापार अधीन द्वीपों के बीच वस्तुओं का पुनर्विक्रय था। मुख्य द्वीप आने पर व्यापार विस्तार किया, लेकिन मुख्य द्वीप पर पहुंचकर आश्चर्यजनक खोज हुई। बड़े द्वीपों के मध्य दीर्घ दूरी व्यापार में मनमाने प्रवेश की अनुमति न थी। ये व्यापार पहले से निश्चित पक्षों को आवंटित था। द्वीप पर केवल 10 कुल इस अत्यंत लाभकारी व्यापार में भाग ले सकते थे। इसके अलावा ये 10 कुल निश्चित न थे, वे प्रति वर्ष होने वाले जादुई युद्ध से निर्धारित होते। यदि कोई कुल इस व्यापार में प्रवेश चाहे तो अमर को चुनौती के लिए अनुरोध करना पड़ता। केवल उनके अमर की विजय पर ही बड़े द्वीपों के व्यापार की अनुमति मिलती। गुणेश को जब ये ज्ञात हुआ तो वह घबरा गया, क्योंकि पहले केवल लघु दूरी व्यापार होने से राक्षसी प्राणियों का भय न था, इसलिए कभी भिक्षु न नियुक्त किया। फलस्वरूप उसे भिक्षुओं का क्षीण ज्ञान था। मूलतः व्यापार प्राप्त कर धीरे धीरे नियुक्ति हेतु धन संचय करने का इरादा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले त्रिवर्षीय जादुई युद्ध की तिथि निकट थी। भिक्षु खोजने का समय न था। स्टालवार्ड स्टार द्वीप पर भिक्षु भले अनेक थे, लेकिन अधिकांश अभिमानी, केवल दयनीय कुछ मनुष्यों के अधीन कार्य करने को तैयार। अधिकांश पूर्व संबंध होने पर सहायता देते। उसके परिचित 10 भिक्षुओं को चुनौती में भाग लेना लज्जास्पद लगा। समयाभाव में स्टालवार्ड स्टार द्वीप पर कोई इच्छुक भिक्षु न मिला। बेबस होकर वह जन्मस्थान द्वीप पर माल पहुंचाने गया और वहां एक दूर के रिश्तेदार से सहायता मांगी जिसका किसी भिक्षु से संबंध था, लेकिन अपेक्षा से उस भिक्षु को दूर यात्रा पर चले हुए पाया। गुणेश वास्तव में हतबुद्धि रह गया, लेकिन अब विदेशी भिक्षु जायन जहाज पर आ गया। पूर्व असफलताओं के बाद भिक्षु मिलना गुणेश को आनंदित कर गया। हालांकि जायन की खेती स्तर अज्ञात था, लेकिन 3 वर्ष इंतजार से बेहतर था, इसलिए उसने किसी भी मूल्य पर जायन को बांधने का प्रयास किया और उसके पक्ष में युद्ध लड़वाने का। ये सुनकर जायन पुनर्तः निरुत्तर रह गया। पहले समुद्र यात्रा के लिए मनुष्यों द्वारा भिक्षुओं की नियुक्ति अकल्पनीय लगी, लेकिन अब बड़े द्वीपों के व्यापार योग्यता हेतु मनुष्यों की ओर से भिक्षुओं द्वारा जादुई युद्ध लड़ना सुनकर जायन अस्थायी रूप से शब्दहीन हो गया। लगता था इस क्षेत्र के भिक्षु भले उदासीन और दूरस्थ थे, लेकिन मनुष्यों के अधीन कार्य करना उनकी गरिमा के विरुद्ध न था, बल्कि यहाँ मनुष्य और भिक्षुओं के मध्य उलझा संबंध था। फिर भी गुणेश के दीर्घ दूरी व्यापार योग्यता हेतु जादुई युद्ध में भाग लेना न चाहता।
वह पारिश्रमिक के लिए इतना आतुर न था, लेकिन फिर भी कुछ अनिश्चित महसूस हुआ। हल्की मुस्कान के साथ धीरे पूछा, वंग जी, मैं वास्तव में अनुभवहीन हूँ। अभी एक बात परामर्श करनी है। यदि अमर स्वामी को कुछ अज्ञात हो तो कृपया पूछें। ये वृद्ध पूर्ण प्रयास कर उत्तर देगा। वृद्ध ने शीघ्रता से सम्मानपूर्वक कहा, मैं हतबुद्धि हूँ। द्वीपों के मध्य माल ढोने हेतु साधारण मनुष्यों द्वारा समुद्र पार क्यों कराया जाता? क्या अमर भंडारण थैली और अन्य जादुई यंत्रों का उपयोग न करते? उड़ना तो अधिक तीव्र और सुरक्षित है ना? जायन और गो कबीले की चुनौती वांग चांद किंग ने कड़वे हास्य के साथ मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महान अमर प्रभु मजाक कर रहे हैं। यद्यपि कुछ अमरों के पास भंडारण थैलियां अवश्य हैं, वे अत्यंत मूल्यवान होती हैं और हम साधारण मनुष्यों को उधार देकर हमारी साधारण वस्तुओं को ले जाने के लिए उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा बड़े द्वीपों के बीच होने वाले हर लेन देन में विशाल मात्राएं शामिल होती हैं। एक अमर की भंडारण थैली जितनी भी चमत्कारिक हो, उसकी क्षमता सीमित ही होती है। और अमर कभी भी माल ढोने जैसे अपमानजनक कार्य को अपनी गरिमा के अनुरूप नहीं मानेंगे। जायन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और आंखें सिकोड़ते हुए गहन चिंतन में डूब गया। लंबे समय बाद उसने उदासीन स्वर में कहा, गो प्रमुख चाहते हैं कि मैं उनके प्रतिनिधित्व में कार्य करूं, लेकिन मेरी खेती इतनी कमजोर है कि मेरा सहमत होना उनके लिए केवल अपमान ही सिद्ध होगा। कृपया वांग साहब गो प्रमुख को बता दें कि वे किसी अधिक योग्य व्यक्ति की तलाश करें। हालांकि मुझे स्टालवार्ड स्टार द्वीप तक उनकी नाव पर पहुंचाने की सेवा के बदले में कुछ आत्मा रत्न अवश्य प्रदान कर सकता हूं। जायन ने धीरे धीरे और स्पष्ट शब्दों में कहा, लेकिन उसका स्वर ठंडा और अलग थलग था। वृद्ध पुरुष ने जब जायन की अस्वीकृति सुनी तो उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया। फिर वह दयनीय ढंग से विनती करने लगा, महान अमर, कृपया मेरे कबीले के प्रमुख की सहायता करें। इस व्यापार को हासिल करने के लिए गो प्रमुख ने पहले ही जहाज के कर्मचारियों को भारी मूल्य चुकाया है। उन्होंने चुनौती में भाग लेने के अधिकार के लिए भी बड़ी संख्या में आत्मा रत्न दिए हैं। यदि वे बड़े द्वीपों के बीच व्यापार का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए तो गो कबीला निश्चित रूप से दिवालिया हो जाएगा। हम मजदूर भी अपनी नौकरियां खो देंगे और नई संभावनाओं की तलाश करने को मजबूर हो जाएंगे। मेरी खेती वास्तव में निम्न है। साथ ही मैं स्टालवार्ड स्टार द्वीप पर पहुंचकर किसी विवाद में पड़ना भी नहीं चाहता। जायन ने भावहीन ढंग से सिर हिलाकर स्पष्ट अस्वीकृति जता दी। चूंकि जायन की अस्वीकृति निश्चित थी और उसका स्वर कठोर था, वांग चांद किंग ने आगे विनती करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपना हौसला संभालकर स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में बातें करने लगा और जायन को तत्काल आवश्यक ज्ञान प्रदान करने लगा। 1 घंटे बाद जायन ने देखा कि वृद्ध पुरुष का मन भटक रहा है। उसने उसे आराम करने के लिए भेज दिया और कहा कि जब मन शांत हो जाए तो वापस आना। वांग चांद किंग पहले से ही थक चुका था। जायन के विचारशील होने पर वह अस्वीकार नहीं कर सका और उसकी सलाह मान ली। वृद्ध के चले जाने और दरवाजा सम्मानपूर्वक बंद करने के बाद जायन को अनायास ही एक आह भरनी पड़ी। उसके पास कुछ धन था और कुछ आध्यात्मिक औषधियां भी जो मनुष्यों के लिए लाभदायक थीं, लेकिन उसने वृद्ध को देने का कोई इरादा नहीं किया। इस अपरिचित भूमि में अपनी संपत्ति उजागर करना असंभव था, अन्यथा अनावश्यक परेशानी हो सकती थी, यहाँ तक कि घातक विपत्ति भी असंभव नहीं। ऐसा सोचते हुए जायन बिस्तर पर पद्मासन में बैठ गया। फिर उसने एक पीली ड्रैगन गोली निगल ली और अपनी ची को शुद्ध करने लगा। उसे अपनी खेती को यथासंभव जल्दी बहाल करना ही था। आखिरकार किसी भी भूमि में शक्ति ही सबसे बड़ा बोलबाला रखती है। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद ही उसे कमरे के बाहर हल्की पदचाप सुनाई दी। यद्यपि जायन ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन उसने पहले ही अपनी आध्यात्मिक जागृति बाहर फैला दी थी और सब कुछ देख सकता था। वृद्ध वांग चांद किंग लौट आया था और उसके पीछे गो प्रमुख चिंतित मुद्रा में आ रहा था। जायन ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लग रहा था कि परेशानी उसके पास पहुंच गई है। स्पष्ट था कि गो प्रमुख ने हार नहीं मानी थी और उसे परेशान करने आया था। यदि यह स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र होता तो जायन एक बर्फीली चीख से उन्हें रोक सकता था और वे प्रवेश करने की हिम्मत न करते। लेकिन यह अपरिचित भूमि थी, उसे बहुत कठोर नजर आना उचित नहीं था। दोनों के दस्तक देने का इंतजार किए बिना उसने मधुर स्वर में कहा, कृपया अंदर आएं। दरवाजा ताला नहीं है। गो प्रमुख और वांग चांद किंग स्तब्ध रह गए। फिर उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि महान अमर ने उन्हें आमंत्रित किया है। उन्होंने जल्दी से अपने वस्त्र संभाले और सम्मानपूर्वक कमरे में प्रवेश किया। इस समय जायन बिस्तर से उतर चुका था और पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। महान अमर, गो प्रमुख इस मामले को स्वयं आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। क्या आप गो प्रमुख को यह अवसर प्रदान करेंगे? वांग चांद किंग ने पहले ही जायन से संपर्क किया था और जानता था कि यह अमर धोखे का पात्र नहीं है, इसलिए उसने सीधे अपना उद्देश्य बता दिया। जायन ने पहले वृद्ध की ओर देखा, फिर उदासीन मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल, वह कर सकता है, लेकिन पहले गो प्रमुख को सलाह दें कि अपनी आशाएं बहुत ऊंची न रखें। वांग चांद किंग थोड़ा लज्जित हुआ, लेकिन फिर भी मध्यम आयु के व्यक्ति को ईमानदारी से समझा दिया।
मध्यम आयु के व्यक्ति का चेहरा सुनते ही विह्वल हो गया, लेकिन तुरंत बाद उसने कुछ कहा जो पहले वांग चांगकिंग को चौंका दिया और फिर उसे विचित्र अभिव्यक्ति प्रदान कर दी। जायन ने किनारे से उदासीनता से देखा और भावहीन रहा। महान अमर, हमारे गु प्रमुख कहते हैं कि यदि आप सहायता प्रदान करेंगे तो गु कबीला आपको जीत हो या हार बड़ी मात्रा में आत्मा रत्न प्रदान करेगा। यदि आप वास्तव में गु कबीले को बड़े द्वीपों के बीच व्यापार का अधिकार दिलाने में सफल हो गए तो गु प्रमुख आपके गांठब बनने को तैयार हैं, जिससे आप जैसे विदेशी अमर स्टालवार्ड स्टार द्वीप के स्थायी निवासी बन सकें। सबसे ऊपर, गु कबीला 3 वर्षों के व्यापारिक लाभ का 3/10वां हिस्सा आपको सम्मानपूर्वक अर्पित करने को तैयार है, भले ही आप द्वीप पर कोई पद न ग्रहण करना चाहें। वांग चांगकिंग के ये शब्द कहते ही उसकी नज़रें मंद पड़ गईं, मानो गु प्रमुख का प्रस्ताव उसे अविश्वसनीय लग रहा हो। जायन कुछ आश्चर्यचकित हुआ और अपनी ठुड्डी सहलाते हुए हैरानी से पूछा, क्या स्टालवार्ड स्टार द्वीप पर रहने के लिए गांठ की आवश्यकता होती है? आपने ये कभी नहीं बताया। जायन के शब्द मधुर थे, लेकिन वांग चांगकिंग को ठंडा पसीना आ गया और उसने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया, अमर प्रभु गलत समझ रहे हैं। स्टालवार्ड स्टार द्वीप पर विदेशी अमर 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार अस्थायी रहने वाले होते हैं, वे पद नहीं संभाल सकते और आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए रहते हैं, अपनी इच्छानुसार रहते या जाते हैं। दूसरे प्रकार के पास आसपास के बड़े कबीलों से गांठ होते हैं और वे जितना चाहें उतने समय तक रह सकते हैं। न केवल उन्हें द्वीप पर रहने के लिए कम आत्मा रत्न देने पड़ते हैं और औपचारिकताएं पूरी करके स्थायी निवास प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि पद संभालने का अधिकार भी होता है और वे दशकीय महान आत्मा भूमि प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रदर्शन के आधार पर उन्हें आध्यात्मिक ची की घनत्व के अनुरूप भूमि प्रदान की जाती है। ये वृद्ध इसकी चर्चा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इतने बड़े द्वीप पर विदेशी अमर के लिए गांठ ढूंढना अत्यंत जटिल कार्य है। जायन का भाव बाद में उदास हो गया। वह संदेहपूर्ण ढंग से पूछा, जो अमर स्टालवार्ड स्टार द्वीप पर निवास नहीं ढूंढ पाते उनके साथ क्या होता है? क्या वे खेती के लिए कोई स्थान प्राप्त नहीं कर पाते? वृद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। सहायक द्वीपों से आने वाले अमर प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे मुख्य द्वीप की प्रतियोगिता में ही भाग लेकर खेती के स्थान प्राप्त कर सकते हैं। स्टालवार्ड स्टार द्वीप मुख्य द्वीप इसलिए है क्योंकि स्थानीय समुद्र में इसके आत्मा नसें सबसे उत्तम हैं और आध्यात्मिक ची सबसे घनी है। अन्य द्वीपों की आत्मा नसें इनके मुकाबले बहुत हीन हैं। इन सभी जानकारियों से जायन का भाव स्पष्ट और उदास के बीच बार बार बदलता रहा। ये नियम मुख्य द्वीप के अमरों की उच्च खेती सुनिश्चित करने की स्पष्ट चाल थे। सभी अमर उच्च आध्यात्मिक ची वाले खेती क्षेत्र चाहते थे, चाहे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पालनी हो या खेती करनी हो। घनी आध्यात्मिक ची वाला स्थान हमेशा श्रेयस्कर होता है। जायन ने कसकर भौहें सिकुड़ी और सिर झुकाए इधर उधर टहलने लगा। फिर सिर उठाकर आशावादी अभिव्यक्ति वाले गु उपनाम वाले मध्यम आयु के व्यक्ति की ओर मुड़ा। गु प्रमुख की इतनी आशावादी मुद्रा देखकर जायन ने आह भरी और धीरे से कहा, कृपया मुझे उन अन्य अमरों की खेती स्तरों के बारे में बताएं जो लड़ेंगे। यदि मैं उनका सामना कर सकता हूं तो अपवाद स्वरूप आपके प्रतिनिधित्व में लड़ूंगा। जायन ने लाचार अभिव्यक्ति दिखाए। वांग चांगकिंग आनंदित हो गया और जल्दी से मध्यम आयु के व्यक्ति को अनुवाद कर दिया, जिससे वह परम आनंद से भर गया। उसके बाद जायन ने मन ही मन सोचा, यदि वे अमर स्थापना स्तर के नहीं हैं तो मेरे कठपुतलियों और तीक्ष्ण जादुई उपकरणों पर भरोसा करके मेरी वर्तमान न्यून खेती के बावजूद मैं बिना समस्या के जीत सकता हूं। इस प्रकार मैं 3 सार घुमाव तकनीक की खेती कर सकूंगा। स्वाभाविक रूप से मैं बाहरी पुनर्जन्म तकनीक और महान विकास तकनीक की भी खेती करना चाहूंगा। वे जीवन रक्षक उपाय सिद्ध होंगी। 4 दिन बाद विशाल जहाज पर पूरे जहाज में एक बड़ा हर्षध्वनि गूंजी। वे अंततः स्टालवार्ड स्टार द्वीप पहुंच गए थे। जायन ने गु प्रमुख और वांग चांगकिंग का अनुसरण किया क्योंकि वे उत्साहित होकर द्वीप पर औपचारिकताएं पूरी करवा रहे थे। आखिरकार द्वीप के लिए अपरिचित अमर को डॉक पर रिपोर्ट करना आवश्यक था ताकि उसे दुर्भावनापूर्ण घुसपैठिए न समझा जाए। जायन के 2 लोगों के पीछे चलते हुए उसने चुपचाप पूरे बंदरगाह का निरीक्षण किया। उसे लगा कि यह वास्तव में भव्य है। जहाज़ों की संख्या या आकार स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र के छोटे बंदरगाहों से तुलना ही न हो सके। अप्रत्याशित रूप से बंदरगाह पर गु प्रमुख के जहाज जैसे 7 अन्य विशाल जहाज पहले से ही रुके हुए थे। छोटे जहाज तो कई गुना अधिक थे। यद्यपि जायन ने सावधानी से गिनती नहीं की, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि लगभग 300 जहाज बंदरगाह पर रुके हैं। बंदरगाह और जहाज़ों पर भीड़भाड़ वाले लोगों की संख्या तो उससे कहीं अधिक थी। ये पहली बार था जब जायन को वह लगा जो उसे लोगों का सागर प्रतीत हुआ। जायन का द्वीप प्रवेश और गो कबीले का स्वागत। लेकिन जब जायन मनुष्यों की संख्या गिन रहा था तब उसे कई अमरों की हल्की आध्यात्मिक उपस्थिति भी महसूस हुई। ऐसा प्रतीत होता था कि ये अमर बंदरगाह पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त थे। जायन के ऐसा सोचते ही उसे और कृत्रिम राक्षस को बंदरगाह के अंदर एक पाषाण कक्ष में ले जाया गया। वह कक्ष बहुत सादा सज्जित था, जिसमें केवल एक लकड़ी का डेस्क और एक कुर्सी थी।
जिस पर एक झुर्रीदार चेहरा वाला वृद्ध व्यक्ति आंखें बंद करके बैठा था। जायन और उसके साथियों के प्रवेश की आवाज़ सुनते ही इस अमर ने अपनी आंखें खोलीं। आंखें खुलते ही एक ठंडी चमक अचानक निकल पड़ी। इसे देखकर जायन का हृदय थर्रा गया। ये व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से स्थापना स्तर का अमर था। इसके अलावा उसकी जादुई शक्ति जायन की चरमोत्कर्ष काल की शक्ति से किसी भी प्रकार से कम नहीं थी। ये झुर्रीदार पीले मुख वाला वृद्ध पुरुष ने गुरु प्रताप सिंह और वांग चांद किंग की उपेक्षा की और सीधे अपनी दृष्टि जायन और कृत्रिम राक्षस की ओर केंद्रित कर दी। जायन को केवल ची संचय स्तर का देखकर उसका भाव फिर से सुस्त हो गया। लेकिन जायन का निरीक्षण करने के बाद उसने कृत्रिम राक्षस की ओर कई बार नजर डाली। यदि कोई कार्य है तो जल्दी निपटा लो, अन्यथा मेरी विश्राम में बाधा न डालो, उसने उदासीन स्वर में कहा और कुछ अधीरता प्रदर्शित की। अपनी असाधारण स्मृति शक्ति पर भरोसा करते हुए जायन ने वांग चांद किंग से स्थानीय भाषा का मोटा मोटा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यद्यपि वह बोल नहीं सकता था, लेकिन दूसरों के शब्दों का अर्थ कुछ कठिनाई से समझ सकता था। लेकिन चूंकि इस भूमि के अमरों से उसके कोई परिचय का अनुभव नहीं था, इसलिए उसने एक शब्द भी नहीं कहा और केवल मुस्कुराता रहा जबकि गुरु प्रताप सिंह और वांग चांद किंग ने उस अमर से बात की। गुरु प्रताप सिंह ने उसे यमदूत अमर कहकर सम्मानपूर्वक संबोधित किया। फिर उसके निकट जाकर कुछ फुसफुसाया, पीछे मुड़कर जायन की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि वह उसके उद्गम की व्याख्या कर रहा था। उसके बाद उसने कुछ आत्मा रत्न उसके हाथ में रख दिए। आत्मा रत्नों को हाथ में पकड़ते ही यमदूत अमर का भाव बहुत नर्म हो गया। फिर उसने एक हरिया जैद की पट्टिका निकाली और कठोर स्वर में जायन से पूछा, तुम्हारा नाम? जायन अपना नाम धारा प्रवाह बता सका। विरोधी इसे कैसे लिखेगा, इसकी उसे तनिक भी परवाह नहीं थी। यमदूत अमर का हाथ हरी चमक से जगमगा उठा जो पूरी जैद पट्टिका को घेर लिया। थोड़ी देर बाद चमक मंद पड़ गई और दो विचित्र प्रतीक प्रकट हुए जो जायन ने पहले कभी नहीं देखे थे। पीले मुख वाले वृद्ध ने जैद पट्टिका जायन की ओर उछाल दी। पट्टिका को ठीक से संभाल कर रखो, यदि खो गई तो तुरंत यहाँ लौटकर नई प्राप्त करो, अन्यथा स्टालवार्ड स्टार द्वीप पर घुसपैठिए के रूप में दंडित होगे। स्वाभाविक रूप से यदि बाद में यहाँ बस गए तो पट्टिका की आवश्यकता न होगी और इसे लौटा सकते हो, और तुम्हारे पीछे वाला शुद्ध लाश स्पष्ट रूप से इसकी आवश्यकता नहीं रखता। कर्कश स्वर में ऐसा कहकर उसने फिर से ध्यान न दिया और आंखें बंद कर लीं। गुरु प्रताप सिंह ने चतुराई से तुरंत प्रस्थान किया, लेकिन जायन को यह दिलचस्प लगा कि उसने एक नज़र में कृत्रिम राक्षस की वास्तविक पहचान कैसे पहचान ली। उसे अच्छी तरह देखने के बाद जायन चुपचाप कक्ष से बाहर चला गया। जायन के जाते ही थोड़ी देर बाद यमदूत अमर ने फिर आंखें खोलीं। वह थोड़ा हैरान होकर स्वयं से बुदबुदाया, वह शुद्ध लाश वास्तव में विचित्र है। ये स्पष्टतः मृत शरीर है, फिर भी आध्यात्मिक ची उत्सर्जित कर रही है। क्या ये कोई नई लाश शुद्धिकरण तकनीक है? फिर वृद्ध गहन चिंतन में डूब गया। बंदरगाह से बाहर निकलने पर गुरु प्रताप सिंह ने विचित्र बैल जैसे बकरियों से खींची जाने वाली एक गाड़ी भाड़े पर ली जो बड़े मार्ग पर चलकर उन्हें द्वीप के गहन भाग में तेजी से ले गई। रास्ते में असंख्य ऐसी ही गाड़ियां अपने कार्यों में व्यस्त थीं, लेकिन गाड़ी कई छोटे छोटे हलचल भरे कस्बों से होकर गुजरने के बाद गाड़ियां बहुत कम दिखाई देने लगीं। कुछ छोटे मार्गों से यात्रा करते हुए पैदल यात्री और गाड़ियां अत्यंत विरल हो गईं। आधे दिन की जल्दबाजी भरी यात्रा के बाद गाड़ी अंततः 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र वाली एक खेत बाड़ी पर पहुंची। खेत बाड़ी में कई विचित्र फसलें उगाई जा रही थीं जो जायन ने पहले कभी नहीं देखी थीं। कुछ फसलें अनाज और चावल जैसी लग रही थीं, लेकिन उनकी पत्तियां मोटी, चपटी और बैंगनी लाल रंग की थीं। कुछ फसलें पत्ता गोभी जैसी थीं। वे हल्की सुगंध उत्सर्जित कर रही थीं और यद्यपि आकार अत्यंत समान था, लेकिन स्वर्गीय दक्षिण क्षेत्र में आधे मनुष्य जितनी ऊंची पत्ता गोभी नहीं होती थीं। इसमें नीले फूलों वाली चौएसम भी थी। प्रत्येक सब्जी के खेत पर 10 से अधिक किसान दिखाई दे रहे थे। वे 2-3 के समूहों में खेतों में परिश्रम कर रहे थे। ये खेत बाड़ी का एक शांतिपूर्ण दृश्य प्रदान कर रहा था। जायन के रुचिपूर्वक खेत को देखते हुए गाड़ी खेत बाड़ी के मुख्य द्वार पर पहुंचकर रुक गई। जायन कृत्रिम राक्षस को लेकर उतरा और चारों ओर देखा। मुख्य भवन चारों ओर हरी देवदारू वृक्षों से घिरा था और एक बड़े टीले के निकट था। ये कुछ असामान्य लग रहा था, लेकिन शांत वातावरण के साथ स्वादिष्ट माना जा सकता था। इसके अलावा मुख्य भवन 6 मीटर ऊंची और 1 मीटर मोटी मिट्टी की दीवारों से घिरा था। दीवारों के अंदर कई घर थे जो हाल ही में बने प्रतीत होते थे। तो ये गू कबीला है, जायन ने मन ही मन प्रशंसा की। लेकिन जब उसने सावधानी से देवदारू वृक्षों का निरीक्षण किया तो एक आश्चर्यजनक खोज से उसका भाव अनायास बदल गया। मुख्य भवन को घेरते वृक्ष हल्के से एक संरचना मंत्र की उपस्थिति प्रकट कर रहे थे। स्पष्ट था कि यहाँ कोई प्रतिबंध स्थापित किया गया था। यद्यपि जायन ने संरचना मंत्र को असाधारण नहीं माना, लेकिन यह निम्न स्तर के अमर को फंसाने के लिए पर्याप्त था।
जायन के कुछ संदेहपूर्ण महसूस करते ही गुरुप्रताप सिंह गाड़ी से उतरा और क्षमापूर्ण मुस्कान के साथ बोला, अमर जायन, कृपया मुख्य भवन में विश्राम करें। मैं कुछ अधीनस्थों को बुलाकर द्वीप की विशेष शराब तैयार करवाता हूं आपके लिए। जायन ने मुख्य भवन के आसपास आकस्मिक नजर डाली और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, मैं गुरुप्रताप सिंह के घर को कष्ट नहीं देना चाहता। फिलहाल वहीं रहना ठीक रहेगा। हमारे कार्य निपटने के बाद मैं कोई स्थायी निवास ढूंढ लूंगा। जायन ने फिर बगल की दिशा में इशारा किया। गुरुप्रताप सिंह और वांग चांदकिंग ने जायन के इशारे की दिशा देखी और पाया कि यह एक छोटा एकाकी टीला था। वे स्तब्ध रह गए, लेकिन उनकी कई उत्साही आमंत्रण असफल होने पर वे केवल इस विचित्र अमर को छोटे टीले की ओर जाने दे सके। वे एक दूसरे को लाचार नजरों से देखकर मुख्य भवन में चले गए। जायन कृत्रिम राक्षस को लेकर छोटे टीले की ढलान वाली पगडंडी पर चढ़ा। फिर ऊपर से गो कबीले के मुख्य भवन को देखा। उसने देखा कि गुरुप्रताप सिंह महिलाओं और पुरुषों की भीड़ के घेरे में मुख्य भवन के केंद्र स्थित विशाल निवास की ओर जा रहा था। वहां पहुंचते ही अधिकांश बिखर गए। केवल कुछ सुंदर वस्त्र धारण किए व्यक्ति उसके साथ मुख्य भवन में गए। जायन ने हल्की मुस्कान की और मुड़ गया, अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। उसने पहले टीले के पीछे एक अपेक्षाकृत समतल भूमि ढूंढी, फिर जादुई उपकरणों से कई मोटे देवदारू उखाड़े और उन्हें टुकड़ों में काटा। उसके बाद कृत्रिम राक्षस से 1 घंटे बाद उसने टीले पर एक साधारण छोटा लकड़ी का घर बना लिया। घर में लकड़ी का मेज, कुर्सियां और बिस्तर भी था। अगले महीने में जायन रोज अपने घर में औषधि गोलियां लेकर शुद्धिकरण करता रहा, अपनी खेती को यथासंभव जल्दी बहाल करने का प्रयास करता रहा। गुरुप्रताप सिंह और वांग चांदकिंग इसकी जियान कई बार आए और प्रतियोगिता संबंधी मामलों पर चर्चा की, फिर जल्दी चले गए। जायन की खेती में बाधा डालने की हिम्मत न की, लेकिन गुरुप्रताप सिंह समझदार व्यक्ति होने से हर कुछ दिनों में स्वादिष्ट भोजन उसके घर भेजता रहा। जायन ने बिना संकोच के इन्हें स्वीकार किया। इनमें असाधारण मीठे फल बहुत थे जो जायन को बहुत भाए। ये स्पष्ट रूप से द्वीप की स्थानीय विशेषताएं थीं, क्योंकि उसने इन्हें पहले कभी नहीं देखे थे। महीने के अंतिम कुछ दिनों में जायन ने अपनी खेती को ची संचय के 5वें स्तर तक बहाल कर लिया। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ और हृदय अधिक आश्वस्त महसूस किया। गुरुप्रताप सिंह के अनुसार 10 कबीलों द्वारा आमंत्रित अमरों में कोई उच्च खेती वाला नहीं था। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश केवल ची संचय के 6 या 7वें स्तर के थे। लड़ाइयों का निर्धारण करने वाली कीमती निकासी में यदि जायन की किस्मत असाधारण रूप से बुरी न हुई तो प्रतियोगिता में कोई समस्या न होगी। इसके अलावा गुरुप्रताप सिंह ने आसपास के समुद्रों में 3 प्रभावशाली जादुई उपकरण खोजे ताकि जायन की सफलता की संभावनाएं बढ़ें। जायन ने इन्हें मुश्किल से उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण माना। वह मन ही मन आंखें घुमा सका और इन्हें स्वीकार कर लिया ताकि गुरुप्रताप सिंह आश्वस्त हो। जायन की खेती 5वें स्तर पर बहाल होने के 2 दिन बाद गुरुप्रताप सिंह और वांग चांदकिंग चिंतित अभिव्यक्तियों के साथ आए। जायन बिना बोले विचित्र पशुओं से खींची उनकी गाड़ी में सवार हुआ और वे द्वीप के केंद्र स्थित किसी क्षेत्र की ओर जल्दी गए। 4 घंटे बाद वे सफ़ेद पत्थर से बने एक नगर में पहुंचे। नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने नगर द्वार पर बड़ी संख्या में मनुष्य पहरेदार देखे। वे नगर से बाहर जाने वालों को नहीं रोकते थे, लेकिन प्रवेश के लिए आज्ञा पट्टिका दिखानी पड़ती थी, जैसी जायन के पास थी। लेकिन जब जायन नगर में प्रवेश करने वाला था तो पहरेदारों ने एक बेलनाकार वस्तु निकाली और उसे जायन पर कई बार हिलाया। ये हरी चमक से जगमगाई। फिर उन्होंने जायन को सम्मानजनक सलाम दिया और केवल गुरुप्रताप सिंह तथा वांग चांदकिंग की पट्टिकाओं की जांच की। पूर्वी पाषाण नगर का बाजार और चुनौती का आरंभ। जायन ने सिपाहियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। यद्यपि उनमें आध्यात्मिक शक्ति की कोई स्पंदन नहीं थे, फिर भी वे पुनर्तः स्फूर्तिसंपन्न और ऊर्जावान प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कुछ प्रारंभिक स्तर की मार्शल कलाओं में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। लेकिन जो वस्तु सबसे अधिक उसके नेत्रों को आकर्षित कर रही थी वह बेलनाकार उपकरण था। वास्तव में इस दुनिया में ऐसी कोई चमत्कारिक वस्तु मौजूद थी जो अमरों और साधारण मनुष्यों के बीच स्पष्ट भेदभाव करने में सक्षम हो। जायन इस बेलनाकार उपकरण को दोबारा देखने से स्वयं को रोक न सका। वांग चंद्रकांत ने यह दृश्य देख लिया और मुस्कुराते हुए जायन को विस्तार से स्पष्टीकरण प्रदान किया। वह आत्मा पट्टिका है, महान अमर। ये हम साधारण मनुष्यों को आसानी से यह पहचानने में सहायता करती है कि सामने कौन सच्चा अमर है और कौन नहीं। आत्मा पट्टिका, ये नाम सुनकर जायन कुछ आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन तुरंत ही उसके मन में बेलनाकार वस्तु के मध्य में जड़े हथेली के आकार वाली हरी जेड पट्टिका का चित्र उभर आया, जिसके बाद उसने हल्के से सिर हिलाकर स्वीकृति जताई और आगे कुछ भी उच्चारण न किया। तत्पश्चात जायन उदासीन भाव से गाड़ी को सफ़ेद पाषाणों से निर्मित चकाचौंध भरी सड़क पर शहर के हृदय भाग की ओर अग्रसर होते देखता रहा। सड़क पर असंख्य पैदल यात्री थे जो निरंतर आ जा रहे थे, बिना किसी थकान या रुकावट के। जितना वे शहर के आंतरिक भागों में प्रवेश करते गए, उतनी ही हलचल और जीवंतता बढ़ती चली गई।
शहरवासियों का बहुसंख्यक भाग शुभ सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए था। जो व्यक्ति सफ़ेद वस्त्र न पहने थे वे फीके पीले, हल्के हरे या अन्य मंद रंगों के सादे वस्त्रों में सुशोभित थे। वहाँ कहीं भी चटकीले या उजागर रंगों वाले वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति दिखाई न देता था। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति सफ़ेद वस्त्र न पहने थे वे स्पष्टतः उच्च सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा वाले थे। ये सुंदर एवं वैभवपूर्ण वस्त्रों से अलंकृत व्यक्ति अक्सर 3-4 फटे पुराने वस्त्रों वाले अधीनस्थों को घनिष्ठता से पीछे पीछे चलते हुए पाए जाते थे। क्योंकि सड़क पर लोगों की भीड़ और गाड़ियों की संख्या अत्यधिक थी, इसलिए उनकी गाड़ी को अनिवार्य रूप से धीमी गति अपनानी पड़ी। लंबे समय तक ऐसी मंद गति से यात्रा करने के पश्चात उनकी गाड़ी अंततः शहर के मध्य स्थित एक विशालकाय चौक पर पहुंच गई। ये चौक लगभग 5 एकड़ भूमि पर विस्तृत था और अभूतपूर्व विशाल भीड़ से परिपूर्ण था। जायन की दृष्टि में केवल काले बालों का एक अनंत सागर दिखाई दे रहा था, जो हर दिशा में बिना रुके तेजी से बहता चला जा रहा था। चौक के परिधि पर अनेक दुकानें सजी हुई थीं, प्रत्येक ग्राहकों से खचाव भरी हुई। सबसे केंद्रीय भाग में दुकानें अस्थायी स्टॉलों के रूप में निर्मित प्रतीत हो रही थीं। ये स्टॉल असामान्य रूप से भीड़भाड़ से भरे थे और उत्साही वार्तालापों से गूंज रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यहाँ असाधारण हलचल और व्यापारिक उन्माद व्याप्त हो। जायन ने भीड़ की घनत्व का आकलन किया तो अनुमान लगा कि चौक में कम से कम कई 10,000 लोग मौजूद हैं। इतनी विशाल भीड़ के मध्य गाड़ी को आगे बढ़ाना स्वाभाविक रूप से असंभव था। इसलिए गुरुप्रताप सिंह ने नेतृत्व ग्रहण किया और गाड़ी से उतरकर जायन तथा उसके साथियों को चौक के किनारे स्थित महलनुमा भवन की ओर ले चले। ये महल 30 मीटर से भी अधिक ऊंचा था, जो उसके आसपास के अन्य भवनों से कहीं अधिक विशाल एवं ऊंचा प्रतीत हो रहा था। महल का भव्य द्वार चमकदार लंबे भालों से सुसज्जित सिपाहियों की एक पंक्ति द्वारा कड़ाई से सुरक्षित था, जो किसी को भी आकस्मिक रूप से निकट पहुंचने से रोक रही थी। महान अमर, ये स्टालवार्ड स्टार द्वीप का तीसरे महीने का प्रथम बाजार दिवस है। यही कारण है कि पूर्वी पाषाण नगर में लोगों की संख्या सामान्य दिनों से कई गुना अधिक हो गई है। मूलतः द्वीप के पूर्वी क्षेत्र के अनेक नगरों एवं कस्बों के निवासी यहाँ एकत्रित होकर वे दुर्लभ वस्तुएं एवं सामग्रियां प्राप्त करने आते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में उनके लिए प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। गुरुप्रताप सिंह महल की ओर मार्गदर्शन करते हुए सिर घुमाकर हल्की मुस्कान सहित जायन को यह विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान किया। गुरुप्रताप सिंह आगे बढ़े और द्वार पर तैनात पहरेदारों से विनम्रता से वार्तालाप किया। एक पहरेदार ने हाथ हिलाकर प्रवेश की अनुमति प्रदान की। गुरुप्रताप सिंह ने तुरंत जायन और वान चंद्रकांत को पुकारा और अंदर प्रवेश कर गया। द्वार पार करते ही वातावरण बहुत अधिक छायादार एवं शांतिपूर्ण हो गया। द्वार के बाद के लंबे गलियारे में कई दर्जन उच्च स्थिति एवं प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति 3-3 के छोटे समूहों में गोपनीय फुसफुसाहटों में लिप्त थे। जब उन्होंने गुरुप्रताप सिंह को आते देखा तो उनकी नज़रें शत्रुतापूर्ण एवं ईर्ष्यापूर्ण भाव से भरी हुई प्रतीत हुईं। लेकिन ठीक इसी क्षण गलियारे के विपरीत सिरे पर स्थित बैंगनी द्वार खुला और एक लगभग 20 वर्षीय सफ़ेद वस्त्रधारी युवक प्रकट हुआ। उसका रूप अत्यंत नाजुक, कोमल एवं परिष्कृत था, मानो कोई दुर्बल एवं विद्वान छात्र हो। युवक ने सबसे पहले जायन को मित्रवत एवं अभिवादनपूर्ण दृष्टि प्रदान की, फिर गुरुप्रताप सिंह की ओर मुड़कर विनम्र स्वर में बोला, क्या आप गुरुप्रताप सिंह जी हैं? अन्य सभी पहले ही पहुंच चुके हैं। चुनौती में भाग लेने वाले अमरों को आगे की ओर जाना होगा, जबकि आप, गुरुप्रताप सिंह जी, कृपया बाहर ही प्रतीक्षा करें। एक ही नज़र में जायन पुनर्तः निश्चित हो गया कि युवक की खेती स्तर उसकी वर्तमान खेती के बराबर है, अर्थात ची संचय का 5वां स्तर। गुरुप्रताप सिंह केवल जायन को आशावादी एवं प्रतीक्षार्थ दृष्टि प्रदान कर किनारे पर हट गया। जायन ने युवक का अनुसरण करते हुए द्वार पार किया। उसके पश्चात द्वार तुरंत बंद हो गया। मेरा वंश नाम वेन है, लेकिन साथ ही अमर मुझे वेनकर्ण कहकर संबोधित कर सकते हैं। आपका रूप काफ़ी अपरिचित एवं नवीन प्रतीत हो रहा है। क्या आप हमारे स्टालवार्ड स्टार द्वीप पर हाल ही में आए हैं? मैं जायन हूँ। मैं तो पिछले महीने ही यहाँ पहुँचा हूँ। 1 महीने के निरंतर अभ्यास से जायन स्थानीय भाषा को बिना किसी कठिनाई के धारा प्रवाह बोल सका। हाँ, कितना प्रशंसनीय एवं प्रेरणादायक है। अपनी वर्तमान न्यून खेती के साथ मातृभूमि से ऐसी लंबी यात्रा करने का साहस दर्शाता है कि साथ ही अमर का साहस, दृढ़ता एवं दूरदृष्टि निश्चित रूप से असाधारण एवं सराहनीय है। मैं तो ऐसा कभी न कर पाता। जन्म से लेकर आज तक इस द्वीप से एक कदम भी बाहर नहीं रखा है। युवक ने पूर्ण प्रशंसा एवं ईर्ष्या के स्वर में कहा। जायन ने केवल हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, लेकिन कोई विस्तृत प्रतिक्रिया न दी। युवक के पीछे पीछे चलते हुए वह अंततः एक विशाल गोलाकार हॉल में पहुंच गया। वहां 30 से अधिक अमर उपस्थित थे, कुछ बैठे हुए तो कुछ खड़े। प्रत्येक के चेहरे पर विविध भाव एवं अभिव्यक्तियां झलक रही थीं। अमरों की भीड़ के सामने विराजमान एक जुरीदार एवं सूखे हुए रुद्रनाथ ने तीव्र एवं निर्णायक स्वर में कहा, प्रतीत होता है कि सभी प्रतिभागी एकत्रित हो चुके हैं। अब हम कीमती निकासी की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। प्रत्येक युद्ध मात्र एक ही राउंड में निर्धारित होगा। हत्या पुनर्तः निषिद्ध है और ऐसा करने पर तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
वह ची संचय स्तर के अमरों के मध्य एकमात्र स्थापना स्तर का अमर था। स्पष्ट था कि वह इस समस्त प्रक्रिया का प्रमुख नियंत्रक एवं पर्यवेक्षक था। वेन उपनाम वाले युवक के हॉल में प्रवेश करते ही वह शीघ्रातिशीघ्र वृद्ध के निकट जाकर आदेशों की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। झुर्रीदार रुद्रनाथ ने युवक पर न्यूनतम ध्यान दिया। इसके बजाय उसने एक नीले रंग की जैद से निर्मित बेलनाकार पात्र निकाला जिसमें 20 से अधिक बांस की छड़ें भरी हुई थीं। चुनौती में भागीदारी के लिए कीमती निकालें। जब चुनौतीकारों की संख्या वर्तमान व्यापारियों के प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर हो जाएगी, तब शेष चुनौतीकार इन प्रतिनिधियों का सीधा सामना करने के पुनर्तः योग्य होंगे। भीड़ का अधिकांश भाग जैद बेलनाकार पात्र को एक परत नीली चमक में लिप्त होते देख स्थिर नजरों से घूर रहा था, जो अंदर की छड़ों को पुनर्तः छिपा रही थी। स्वाभाविक ही ये चमक आध्यात्मिक जागृति को कठोरता से प्रतिबिंबित कर रही थी, और ऐसा करने पर आध्यात्मिक जागृति के स्वामी तीव्र पीड़ा से ग्रस्त होकर डगमगा उठे। जिन अमरों ने आध्यात्मिक जागृति से जांच न की थी, वे आनंदित एवं व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। ये अमर स्वाभाविक रूप से चाहते थे कि जायन तथा अन्य चुनौतीकार इस प्रक्रिया में नुकसान उठाएं एवं असुविधा झेलें। जायन, जिसकी आध्यात्मिक जागृति अत्यंत शक्तिशाली थी, नीली चमक को जबरन भेदने में किसी समस्या का सामना न करता। तथापि ऐसा करना अत्यधिक आकर्षक एवं संदिग्ध सिद्ध होता। अतएव जायन केवल लाचार एवं निराश भाव से अन्यों को देखता रहा और अपनी बारी आने पर कीमती निकालने लगा। जब जायन कीमती निकालने आगे बढ़ा तो वह अप्रत्याशित रूप से नीली चमक भेद सका, लेकिन अंदर केवल विचित्र चांदी के अक्षर दिखाई दिए। उसने भौहें सिकोड़ लीं। उसे पुनर्तः भूल गया था कि वह अभी भी स्थानीय लिपि एवं लेखन को पढ़ना पढ़ाना नहीं जानता। फिर भी जायन ने भावहीन एवं निर्लिप्त ढंग से कीमती निकाल लिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। नंबर 1। झुर्रीदार रुद्रनाथ ने ठंडे एवं कठोर स्वर में चिल्लाया। वह नंबर निकालने वाले 2 अमर तुरंत आगे आ गए। रुद्रनाथ ने सरल एवं स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम दोनों वहां स्थित मंच पर प्रतिस्पर्धा करोगे। मंच पर संरचना स्थापित है, इसलिए जादुई तकनीकों से विनाश का कोई भय नहीं। यदि तुम विरोधी का कीमती छीन सको तो तुम्हारी पूर्ण विजय होगी। जब तक तुम विरोधी की हत्या न करो, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन से तरीके, छल कपट या उपाय अपनाते हो। जी हाँ, वरिष्ठ। दोनों प्रतिभागियों ने वृद्ध को गहन प्रणाम किया और फिर हॉल के पीछे स्थित ऊंचे मंच की ओर प्रस्थित हो गए। मंच सफेद चमक से अचानक जगमगा उठा और दोनों तत्काल लुप्त हो गए। थोड़ी ही देर बाद दोनों मंच पर पुनः प्रकट हुए, थोड़ी थकान एवं कांति के लक्षण प्रदर्शित करते हुए। उनमें से एक उत्साहित एवं प्रसन्नचित होकर रुद्रनाथ को 2 बांस की छड़ें सौंप दीं। दूसरा उदास एवं निराश भाव से हॉल से बाहर चला गया। नंबर 2। रुद्रनाथ ने फिर ठंडे स्वर में उद्घोष किया। ची संचय स्तर के अमरों की लड़ाइयां सरल एवं तीव्र होने के कारण विजय अत्यंत शीघ्र निर्धारित हो जाती थी। अधिकांश युद्ध प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाते थे, लेकिन जायन हैरत में पड़ गया जब उसने देखा कि जीतने वाले हो या हारने वाले, सभी असाधारण रूप से प्रसन्न एवं संतुष्ट प्रतीत हो रहे थे। नंबर 7। रुद्रनाथ के उद्घोष होते ही एक अमर आगे आ गया, लेकिन उसका विरोधी अभी तक प्रकट न हुआ था। नंबर 7। रुद्रनाथ ने उदास एवं क्रुद्ध भाव से पुनः चिल्लाया। जायन अचानक आगे आया और शीघ्रातिशीघ्र क्षमा याचना करते हुए बोला, वरिष्ठ, क्षमा करें। मैंने अपना नंबर गलत पढ़ लिया था। मुझे लगा था कि यह 9 लिखा है। रुद्रनाथ ने जायन के शब्दों पर न्यूनतम ध्यान दिया और अधीरता से हाथ हिला दिया। जायन फिर चतुराई एवं विनम्रता से अपने विरोधी के साथ मंच पर चढ़ गया। एक सफ़ेद चमक के बाद जायन और उसका विरोधी सफ़ेद कोहरे की एक रहस्यमयी दुनिया में प्रकट हो गए। यह क्षेत्र लगभग 100 मीटर व्यास का था और चारों ओर घने सफ़ेद कोहरे से आच्छादित था। मध्यम आयु का वह अमर आत्मविश्वास से परिपूर्ण स्वर में जायन से बोला, तुम्हारी खेती मेरी से पूरे 2 स्तर नीचे है। लड़ाई की कोई आवश्यकता ही नहीं। साथ ही अमर को शीघ्र हार मान लेनी चाहिए, अन्यथा मैं अनजाने में तुम्हें गंभीर एवं स्थायी चोट पहुंचा सकता हूं। ये देखकर कि यह स्वयंभू विशेषज्ञ केवल ची संचय का 7वां स्तर का अमर था और उसने जायन की भांति कोई सुरक्षात्मक अवरोध स्थापित नहीं किया था, जायन ने हल्की एवं रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। चुनौती की विजय और अमर पर्वत की यात्रा, हंसने की क्या बात है। मैं तो केवल दया से तुम्हें चोट पहुंचने से बचाना चाहता था। जब इस अमर ने देखा कि जायन को इसकी कोई परवाह नहीं है, तो वह क्रोधित हो गया और अपनी उच्चतर स्थिति को और अधिक प्रदर्शित करने लगा। जायन ने पैर के अग्रभाग से भूमि पर हल्का स्पर्श किया और उदासीन स्वर में कहा, कुछ नहीं। मुझे केवल यह महसूस हो रहा है कि यह प्रतियोगिता मेरी कल्पना से कहीं अधिक सरल एवं आसान सिद्ध होने वाली है। क्या तुम मुझे तुच्छ समझ रहे हो? मध्यम आयु के अमर का चेहरा पुनर्तः लाल हो गया। उसने हाथ उठाया और अनेक चमकदार वस्तुएं प्रकट कीं, लेकिन वह कार्य करने से पहले ही सामने का व्यक्ति धुंधला हो गया। फिर उसकी दृष्टि अंधी हो गई और उसे पता ही न चला कि क्या हुआ, वह भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जायन भावहीन अभिव्यक्ति के साथ बेहोश मध्यम आयु के व्यक्ति को मंच से उतार लाया। अन्य अमरों ने ये देखा तो स्तब्ध रह गए।
उनकी खेती में स्पष्ट अंतर था, फिर भी विजेता जायन था। यह उनकी अपेक्षाओं से कहीं परे था। प्रारंभ से ही उदासीन प्रतीत होने वाले जुरीदार रुद्रनाथ ने भी विचित्र अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। उसने जायन को गहन दृष्टि से देखा। यद्यपि उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसे प्रतीत होता था कि वह जानता है कि जायन ने कैसे कार्य किया। जायन ने हल्का हंसा और शांतिपूर्वक 2 बांस की छड़ें रुद्रनाथ को सौंप दीं। फिर बेहोश विरोधी को भूमि पर पटक दिया और विजयी अमरों के समूह में चला गया। रुद्रनाथ ने देखा कि मध्यम आयु का अमर अभी भी बेहोश है, तो हल्के से सिर हिलाया और रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। नंबर 8। अंतिम विजेता के निर्धारित होने पर रुद्रनाथ ने मंच पर न गए 10 अमरों को देखा और हल्का खांसा। फिर उदासीन स्वर में बोला, अब हम क्रमानुसार चुनौतियां आरंभ करेंगे। यदि तुम्हारी जादुई शक्ति गंभीर रूप से क्षीण हो गई है, तो तुम अगली चुनौती से पहले थोड़ा विश्राम ले सकते हो। तथापि ये सभी चुनौतियां आज ही समाप्त होनी चाहिए, अन्यथा यह हार मानी जाएगी। साथ ही चुनौतीकारों को उनसे लड़ने की मनाही है जो पहले ही लड़ चुके हैं। अतिरिक्त 11वें चुनौतीकार को 10 विजेताओं के निर्धारित होने के बाद किसी भी विजयी वर्तमान व्यापारी को चुनने की अनुमति होगी। अब शुरू करें। प्रथम चुनौतीकार ने सबसे न्यून खेती वाले वर्तमान व्यापारी को चुना और उसके साथ मंच पर प्रवेश किया। चूंकि विरोधी की खेती मात्र 6ठे स्तर की थी और उसकी 7वें स्तर की, इसलिए प्रतीत होता था कि उसकी जीत की संभावनाएं उच्च हैं। लेकिन एक कप चाय बनने के समय बाद 6ठे स्तर का अमर पहले मंच से उतरा। जबकि प्रथम चुनौतीकार दयनीय अवस्था में पुनः प्रकट हुआ, वह लज्जित होकर एक शब्द न कहे हॉल से बाहर चला गया। शेष चुनौतीकारों के भाव बदल गए। विजेता तो बिना किसी चिंता के अन्य 10 के पास लौट गया। अगला, रुद्रनाथ ने उद्घोष किया। उसने न्यूनतम आश्चर्य प्रदर्शित किया, मानो उसे इसकी अपेक्षा हो। वरिष्ठ, मेरी जादुई शक्ति अपर्याप्त है, कृपया थोड़ा विश्राम की अनुमति दें। दूसरे चुने गए चुनौतीकार ने हल्के लज्जारक्तिमान होकर कहा। नंबर 3। रुद्रनाथ ने इसकी उपेक्षा की और अगला नंबर पुकारा। अगला अमर ने भौहें सिकुड़ी और लड़ाई टाल दी। चौथे चुनौतीकार ने प्रतिष्ठा हानि से बचने के लिए साहस जुटाया और विरोधी चुना। अंत में वही परिणाम हुआ। चौथा चुनौतीकार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे शेष चुनौतीकार हिल गए। इसके बाद के 2 चुनौतीकारों ने अवसर का लाभ उठाकर लड़ाई टाली। वे सोच रहे थे कि अन्यों के परिणाम देखकर बेहतर चुनाव करेंगे। रुद्रनाथ का चेहरा थोड़ा विकृत हुआ, फिर धीरे से जायन का नंबर पुकारा। नंबर 7। जायन चुपचाप आगे आया और 6ठे स्तर वाले एक विरोधी की ओर इशारा किया। विरोधी एक बलशाली व्यक्ति था। जायन के नन्हे से उसे चुनने पर वह अचानक दुष्ट मुस्कान बिखेरकर बड़े कदमों से मंच की ओर गया। विपरीत रूप से जायन धीमे कदमों से आगे बढ़ा, मानो आगामी युद्ध पर चिंतन कर रहा हो। शीघ्र ही जायन और बलशाली व्यक्ति सफेद चमक में लुप्त हो गए। सभी रुचिपूर्वक मंच की ओर देखने लगे। रुद्रनाथ ने आंखें बंद की, मानो आध्यात्मिक जागृति विस्तारित कर दी हो। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके गाल हिले। फिर आंखें खोली और आश्चर्य की झलक दिखी। सफेद चमक के साथ एक व्यक्ति मंच पर प्रकट हुआ। अमरों ने दृष्टि घुमाई। चमक मंद हुई तो जायन दिखा। उस पर न्यूनतम चोट न थी, लेकिन वह पुनर्तः झुलसा हुआ। विरोधी खींचे हुए था। वह न्यूनतम प्रयास के बिना मंच से उतरा। न केवल चुनौतीकार स्तब्ध थे, वर्तमान विरोधी भी अविश्वास से भर गए। रुद्रनाथ के पीछे खड़े वेनकर्ण का मुख खुला रह गया, काफी देर बाद बंद हुआ। जायन ने अभी सांस लेते विरोधी को रुद्रनाथ के पास छोड़ा और धीमे कदमों से अपनी जगह लौटा। अन्य चुनौतीकारों ने देखा तो श्रद्धा की नजरों से देखा। जायन ने मन ही मन ठंडी मुस्कान बिखेरी। ऐसा लग रहा था कि कहीं भी शक्ति ही सबसे प्रभावी वाणी है। शायद जायन की अप्रत्याशित विजय ने शेष चुनौतीकारों में आत्मविश्वास जगाया। अतिरिक्त चुनौतीकारों ने लड़ाई न टाली और तुरंत विरोधी चुने। तथापि इससे केवल पराजय एवं गंभीर चोटें ही हुईं। लड़ाई टालने वाले चुनौतीकार भयभीत हो गए। उनकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना नष्ट हो गई। प्रत्येक ने अंततः हार मान ली। आखिरकार वे जानते थे कि वे मुकाबला न कर पाएंगे। केवल मूर्ख ही लड़ता। इस प्रकार रुद्रनाथ ने घोषणा की कि केवल जायन ने गुसिंग कबीले की ओर से मुख्य द्वीप व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। फिर रुद्रनाथ ने नीली जैड पट्टिका जायन को दी और कहा कि इसे गुसिंग कबीले को देकर कार्य पूर्ण हो जाएगा। रुद्रनाथ ने अमरों को असभ्यतापूर्वक खदेड़ दिया। गलियारे में जायन ने नीली जैड पट्टिका गुरु प्रताप सिंह को सौंपी। उसके भाव चमत्कारिक थे, अविश्वास, आश्चर्य से उन्मादपूर्ण आनंद तक। अमर जायन, मैं शब्दों से परे कृतज्ञ हूँ। कृपया निश्चिंत रहें, गुसिंग कबीला अपना वचन निश्चित रूप से निभाएगा। इन शब्दों के समय जायन, गुरु प्रताप सिंह एवं वांग चंद्रकांत गाड़ी में बैठकर गुसिंग संपत्ति की ओर लौट रहे थे। कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसके हाथ पट्टिका को कसकर पकड़े थे, मानो उड़ न जाए। ये हास्यपूर्ण दृश्य था। गाड़ी की पीठ पर झुकते हुए जायन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे विश्वास है कि गुरु प्रताप सिंह जी लक्ष्य प्राप्ति पर लाभदाता को त्यागने वाले नहीं, विशेषकर जब लाभदाता अमर हो।
जायन के शब्दों में चेतावनी सुनकर गुरु प्रताप सिंह एवं वांग चंद्रकांत पीले पड़ गए और बार बार कहा कि वे ऐसा कभी न करेंगे। थोड़ी देर बाद जायन टीले पर अपने लकड़ी के घर लौटा। कृत्रिम राक्षस आज्ञाकारी रूप से पहरा दे रहा था। जायन ने मात्र 3 दिन की शुद्धिकरण किया तो वांग चंद्रकांत आया। उसने सूचित किया कि जायन अब अमर पर्वत के अमर अभिलेख भंडार में जाकर स्टालवार्ड स्टार द्वीप पर स्थायी निवास प्राप्त कर सकता है। वे खेती क्षेत्र भी प्रदान करेंगे। आखिरकार द्वीप के अमरों के पास गेजी अमर गुफाएं होती हैं। चूंकि उसने महान आत्मा भूमि प्रतियोगिता में भाग न लिया, उसका क्षेत्र पाली आध्यात्मिक ची वाला होगा, लेकिन खेती के लिए पर्याप्त। जायन ने गुसिंग कबीले द्वारा दी गई गांटर दस्तावेज जेब में रखी और स्टालवार्ड स्टार द्वीप के केंद्र की ओर उड़ा। कृत्रिम राक्षस को छोटे घर की रक्षा के लिए छोड़ दिया। रास्ते में जायन 7 नगरों एवं दर्जनों छोटे कस्बों को पार कर अंततः वांग चंद्रकांत द्वारा उल्लिखित अमर पर्वत को देखा। यह एक विशाल नीला त्रिशिखर पर्वत था जो बादलों को भेदता हुआ था। दृश्य सच में भव्य एवं असीम ऊंचा था। अनगिनत छोटे शिखर इसे घेरे थे। जायन एक नज़र में पर्वत की विस्तृतता न आंक सका। वह अमर पर्वत को देखकर चिंतन में डूब गया। क्या आप जायन साथी अमर नहीं? पीछे से कोई पुकारा। जायन चौंका और घूमा। स्वर परिचित लग रहा था। थोड़ी दूरी पर कोमल एवं दुर्बल वेनकर्ण मुस्कुराता हुआ पहिए जादुई उपकरण पर उड़ रहा था। थोड़ा स्तब्ध होकर जायन हंसा। वेनकर्ण साथी अमर, कितनी संयोगिक बात है। हा, आपको यहाँ देखने की अपेक्षा न थी। जायन साथी अमर ने रक्षक दस्ते के अमर को पराजित कर दिया। मैं वास्तव में प्रसन्न हूँ। रक्षक दस्ता, ये सुनकर जायन चौंका।